हे गाइस, वेलकम टू एकोज ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ हम फ्रिक्शन की दुनिया के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स और स्टोरीज शेयर करते हैं। तो चिल मारो, सब्सक्राइब करो और हमारे साथ एक्सप्लोर करो, क्योंकि यहाँ हर कहानी में है एक नई स्पार्क। एपिसोड 201। ऐश्वर्या खुद को अपने हाथों से छुपाने लगी। तभी एकांश की कर्कश आवाज आई, मुझसे इतना भी क्या शर्माना, आखिर सब मेरा ही तो है, तुम्हारा जिस्म तुम्हारी रूह सब। टेक दिस। ऐश्वर्या वैसे ही सर झुकाए साड़ी ले लेती है। उसके बाद एकांश झुककर ऐश्वर्या के माथे को चूमकर बिना उसकी तरफ देखे बाथरूम में चला गया। एकांश का जाते ही ऐश्वर्या चैन से सांस लेती है। फिर एकांश को जी भरकर गालियां देने के बाद वो अपने हाथ में पकड़ी साड़ी को देखती है। वो रेड कलर की बनारसी साड़ी थी जिसमें गोल्डन का वर्क था। साड़ी को देखते ही ऐश्वर्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो साड़ी पर प्यार से हाथ फेरती है, फिर क्लोजेट में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जोया और देव दोनों नीचे हॉल में आ चुके थे। आज जॉय ने रेड कलर की नेट की साड़ी पहनी थी, साथ में स्लीवलेस ब्लाउज, हाथों में चूड़ियां, माथे पर छोटी सी लाल बिंदी, होठों पर रेड लिपस्टिक, गले में डायमंड का छोटा सा मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर के साथ हल्का सा मैचअप, जिसमें जोया कहर ढा रही थी। उसकी खूबसूरती देख वहां सभी लोग जैसे मोहित हो गए। तभी ग्रेनी जोया को देख उसकी बलाएं लेते हुए बोली, है हमारी प्यारी से छोटी बहू को किसी की बुरी नजर ना लगे, कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल पति की तरह। दादी की बात सुन जोया शर्मा जाती है। वो जाकर ग्रेनी और दीक्षा जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। फिर अपने आसपास ऐश्वर्या को ढूंढती है, लेकिन वो जब उसे नहीं दिखती तो वो ग्रेनी से पूछती है, दादी इस और एकांश भैया नहीं दिख रहे, क्या वो सुबह सुबह कहीं गए हैं? जोया की बात का जवाब देते हुए ग्रेनी बोली, वो पहले उठे तो फिर कहीं जाएंगे। ग्रेनी की बात सुन देव और जोया दोनों हैरान थे। तभी देव बोला, भाई में मेरी कैटेगरी कब ले ली सोने की? मेरा मतलब वो तो 4 बजे ही उठ जाते हैं। जिस पर जोया बोली, और ऐश भी सुबह जल्दी उठ जाती है, लेकिन आज पता नहीं। दोनों की बात सुनकर दादी मुस्कुराई और बोली, तुम दोनों नहीं समझोगे। जिसे सुन देव के साथ जोया का भी मुंह बन गया। तभी ऐश्वर्या नीचे आई और बहाना बनाते हुए बोली, सॉरी दादी माँ, वो आज हमारी तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए। जिस पर दीक्षा जी बोली, कोई बात नहीं बेटा। कुछ देर रुककर वो बोली, बेटा आज आप दोनों को मुंह दिखाई है। जिसे सुन ऐश्वर्या और जोया पहले एक दूसरे को देखती है, फिर दोनों मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला देती है। दोनों बात कर ही रही थी कि तभी वहां पर एकांश और देव भी आ गए। एकांश और देव नीचे आकर ग्रेनी के पैर छू बोले, गुड मॉर्निंग ग्रेनी। उसके बाद देव ग्रेनी के गले लगकर बोला, गुड मॉर्निंग डार्लिंग। जिस पर ग्रेनी भी उसके गले लग गई। दोनों को ऐसे देख वहां सभी मुस्कुरा दिए। तभी दीक्षा जी ऐश्वर्या और जोया को अपने साथ लेकर किचन में चली गई। किचन में पहुंचकर दीक्षा जी बोली, बेटा आज आपकी पहली रसोई है, इसलिए आप दोनों सबके लिए कुछ मीठा खाने के लिए बना लीजिए। इतना बोल वो दोनों एक दूसरे को देखती है। उन्हें ऐसे देख दीक्षा जी कुछ सोचते हुए बोली, आप दोनों खाना बना तो लेती है ना? जोया बोली, हाँ थोड़ा थोड़ा बना लेते हैं। फिर वो एक नजर ऐश्वर्या को देखती है, जिसे समझ ऐश्वर्या बोली, माँ आप चिंता मत करिए, हम सब देख लेंगे। तभी दीक्षा जी पास में खड़े बटले की तरफ इशारा करते हुए बोली, बेटा आप दोनों को जिस सामान की भी जरूरत हो आप बटलर से कह दीजिएगा, वो आपको लाकर दे देगा। इतना बोलकर वो किचन से चली गई। दीक्षा जी के जाते ही ऐश्वर्या एक नजर पूरे किचन को अच्छे से देखती है, जैसे उसका एग्जामिनेशन कर रही हो। पूरे किचन को देखने के बाद वो अपनी साड़ी के पल्लू को अपनी कमर पर लपेट खुद से बोली, चल बेटा ऐश्वर्या अब लग जा काम पर। इतना बोलकर ऐश्वर्या बटलर को कुछ सामान की लिस्ट देती है और फिर अपने काम में लग जाती है। वहीं बाहर हॉल में ग्रेनी, एकांश और देव तीनों ही बड़े एक्साइटेड दिख रहे थे, लेकिन फर्क बस इतना था कि ग्रेनी और देव के चेहरे पर उनके इमोशन दिख रहे थे, लेकिन एकांश के नहीं। उसका चेहरा बिल्कुल ही शांत दिख रहा था। वो अपने हाथ में पकड़ फोन को चलाने में बिजी था, लेकिन उसकी आंखें बार बार किचन के दरवाजे की तरफ जा रही थी। वो चोर नजरों से वहां देख रहा था, जिसे महसूस करते हुए देव उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, डार्लिंग मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ किसी। देव ने इतना बोला ही था कि तभी किचन से जोया और ऐश्वर्या बाहर आई। ऐश्वर्या आते हुए बोली, चलिए नाश्ता रेडी है। इस वक्त ऐश्वर्या के हाथ में एक बड़ा सा बाउल था। वहीं उनके पीछे सर्वेंट अपने हाथ में बोल पकड़कर खड़े थे। वो सभी उसे डाइनिंग टेबल पर रखकर दूर खड़े हो गए। सभी आकार कुर्सी पर बैठ गए। सबके बैठते ही ऐश्वर्या और जोया मिलकर सबको खाना परोसती है। वहीं खाने की खुशबू से सभी के मुंह में पानी आ रहा था। आज ऐश्वर्या और जोया ने खाने में आलू मटर की सब्जी के साथ पूरी और राजमा चावल और मटर पनीर बनाया था। साथ में मीठे में ऐश्वर्या ने खीर और जोया ने सूजी का हलवा बनाया था। सभी खाने को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी देव बोला, नॉट बैड, वरना आप दोनों को देखकर मुझे लगा नहीं था कि आप मैगी भी उबाल सकती हो। देव की बात सुन ऐश्वर्या और जोया दोनों अपनी आंखें छोटी करके देव को घूरती है। वहीं देव को जब अपने ऊपर किसी की तपिश महसूस हुई तो वो अपना सर ऊपर उठाकर देखता है, जहां ऐश्वर्या और जोया उसे ही देख रही थी। ये देखते ही देव के मुंह में जो पूरी थी वो मुंह में ही रह गई। तभी देव वैसे ही दोनों को दांत दिखाकर हंसते हुए कहता है, अरे आप दोनों तो सीरियस हो गई,
मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था, वैसे ये टेस्टी है। इतना कहकर देव अपना सर नीचे करके जल्दी जल्दी से खाना खाने लगा। वो खाते हुए खुद से बोला, बेटा देव, जल्दी जल्दी खा, वरना क्या पता अगर दोनों में से एक को भी गुस्सा आ गया ना तो इन्हें तुझे भूखा रखने में टाइम नहीं लगेगा, क्या पता खाने की प्लेट ही मुझसे छीन ले। इतना बोलकर वो जल्दी जल्दी खाने लगा, जिसे देख एकांश देव पर गुस्सा करते हुए बोला, देव आराम से खाओ, खाना कहीं भागा नहीं जा रहा जो ऐसे भूखड़ो जैसे ठूसे जा रहे हो। एकांश की बात सुन देव का मुंह बन गया। खाने के बाद सभी ने उनके खाने की बहुत तारीफ की। तभी ग्रेनी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाती है। ऐश्वर्या और जोया भी उनके पास चली गई। तभी वो दीक्षा जी को कुछ इशारा करती है, जिसके मिलते ही दीक्षा जी मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिलाती है और फिर बटलर को आवाज लगाती है। बटलर दीक्षा जी की आवाज सुनकर अपने हाथ में 2 बॉक्स लेकर उनके पास आया और उन्हें ग्रेनी के सामने रखकर वो पीछे जाकर खड़ा हो गया। जिसके बाद ग्रेनी दोनों के हाथों में एक एक रेड बॉक्स रख देती है, जो बाहर से दिखने में काफी सुंदर था। उस बॉक्स पर हाथ से नक्काशी की गई थी जो उसे और भी सुंदर बना रहा था। ऐश्वर्या और जोया दोनों कंफ्यूज नजरों से बॉक्सेस को देखती है। तभी दादी दोनों को अपनी आंखों से इशारा कर उसे खोलने को कहती है। दोनों ही दादी का मतलब समझ अपने अपने हाथ में पकड़े बॉक्स को खोलकर देखती है, जिनके अंदर 2 सुंदर डायमंड के नेकलेस और उनके मैचिंग के इयररिंग्स थे। दोनों के नेकलेस सेम थे। दोनों ही उन्हें छूकर देखती है। तभी ऐश्वर्या दादी से बोली, दादी इन सब की क्या जरूरत थी, हमारे लिए तो आपका आशीर्वाद ही काफी है। ऐश्वर्या की बात पर जोया भी हामी भरते हुए कहती है, हाँ दादी। तभी ग्रेनी बोलती है, इसकी जरूरत थी बेटा, आखिर आज पहली बार हमारी पोता बहुओं ने कुछ बनाकर खिलाया था। वो फिर एक नजर एकांश और देव को देखकर आगे कहती है, हमारे दोनों गधों को इतनी सुंदर और प्यारी बीवियां मिल गई, इससे बढ़कर इस बुढ़िया के और क्या है। अब बस दोनों जल्दी से हमें हमारे पर पोते या पोती का मुंह दिखा दो, तो उसके बाद में चैन से। इससे आगे ग्रेनी कुछ बोल पाती। देव उन पर गुस्सा करते हुए बोला, खबरदार डार्लिंग, जो आपने अभी मरने की बात भी की तो। देव की बात सुनकर ग्रेनी उसे अपनी कखियों से घूरकर देखते हुए गुस्से में बोलती है, अरे हम इतनी कम उम्र में क्यों मरे हमारे दुश्मन। हम तो ये कह रहे थे कि अपने पर पोते और पोती का मुंह देखने के बाद हम चैन से पूजा पाठ करें और उनके साथ खेलें। जिस पर देव बोला, क्या डार्लिंग, पब में जाकर डांस और एंजॉय करने की उम्र में आप पूजा पाठ करेगी? आपने तो मेरे सारे अरमानों में पानी फेर दिया। इतना कहकर वो उदास होने का नाटक करने लगा, जिसे वहां सभी समझ रहे थे। दीक्षा जी तभी अपने पास से 2 पुश्तैनी कंगन निकालती है। फिर वो उन्हें एक ऐश्वर्या और दूसरा जोया को देते हुए कहती है, बेटा ये हमारे पुश्तैनी कंगन है, जिसे माँ की सास ने उन्हें दिया था और उन्होंने मुझे, और अब मैं ये आप दोनों को सौंपती हूँ। दोनों मुस्कुराकर उनसे कंगन लेती है। उसके बाद दोनों झुककर दीक्षा जी के पैर छूती है। भले ही ऐश्वर्या और जोया का बचपन विदेश में बीता हो, लेकिन उनके अंदर भारत के संस्कार कूट कूट कर भरे थे, इसलिए उन्हें किसका सम्मान करना चाहिए और किसका नहीं सब पता था। दीक्षा जी दोनों के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, दूधो नहाओ पूतो पलो। दीक्षा जी की बात सुन देव अजीब सा मुंह बनाकर उनकी बात को दोहराते हुए कहता है, व्हाट इज ऑल दिस, दूध से नहाओ और पूत से पलो। देव अपना सर खुजलाते हुए आगे बोला, ये दूध से नहाओ तो आई रिमेंबर इट, बट पूत फल ये कौन सा फ्रूट है? देव की बात सुन एकांश इसके सर पर टैप करते हुए बोला, डफर, ये एक पुरानी कहावत है। जिस पर देव ने मुंह बनाकर कहा, हाँ तो सीधा सीधा बोले ना, अभी पता नहीं मैं क्या क्या सोच लेता। देव की बात सुन सभी अपना सर लाचारी से हिला देते हैं। वैसे देव कोई बेवकूफ नहीं है, उसका भी अपना एक छोटा सा बिजनेस है, जिसे वो खुद चलाता है, जिसमें एकांश और हर्षित उसकी मदद करते हैं। ज्यादा बात न करते हुए कहानी पर आते हैं। ग्रेनी देव और एकांश को देखकर बोली, आप दोनों हमारी बहुओं के लिए क्या लेकर आए हैं? ग्रेनी का सवाल सुनते ही देव के चेहरे की हवाएं उड़ गई। देव एक नजर एकांश को देखता है, जो इस वक्त बिल्कुल ही नॉर्मल था। एकांश को देख देव अपने मन में बोला, क्या भाई ने कुछ किया है? देव ये सोच ही रहा था कि तभी दीक्षा जी बोली, अरे आप दोनों चुप क्यों हो गए? वो ये बोल ही रही थी कि तभी एकांश बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, वो मैंने पहले ही उसे दे दिया है। एकांश की बात सुनकर ऐश्वर्या उसे देखने लगी। वो नासमझी से अपने मन में बोली, हो इन्होंने मुझे क्या दिया कि कब? वाणी से सोच ही रही थी कि तभी ग्रेनी बोली, अच्छा हमें भी तो बताओ कि आपने हमारी प्यारी से पोता बहू को क्या दिया है? जिस पर एकांश ऐश्वर्या को देखते हुए शरारती अंदाज में कहता है, वो आपको 9 महीने बाद पता चल जाएगा। एकांश की बात सुनकर सब सोच में पड़ गए। वहीं ऐश्वर्या उसके कहने का मतलब समझ चुकी थी। वो अपनी आंखें फाड़कर एकांश को देखती है तो एकांश उसे देखा देता है, लेकिन ये किसी ने भी नहीं देखा था। वहीं ऐश्वर्या का पूरा चेहरा लाल से लाल हो चुका था, जिससे वो और सुंदर लग रही थी। ऐश्वर्या की ऐसे देखकर एकांश मुस्कुरा दिया। ऐश्वर्या जो मन ही मन एकांश को 1000 गलियां दे चुकी थी, उसका बस चलता तो वो उसका सर फोड़ देती, लेकिन अफसोस वो सबके सामने ऐसा नहीं कर सकती थी। तभी देव बोला, ये कौन सा गिफ्ट है जो 9 महीने बाद बताओगे आप? देव की बात सुन एकांश उसे कोल्ड नजरों से देखता है तो देव की बोलती ही बंद हो जाती है। उसके बाद एकांश और देव दोनों ऑफिस चले गए।
वैसे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि देव ऑफिस अपनी मर्जी से नहीं बल्कि जबरदस्ती में गया था, क्योंकि ग्रेनी ने रजत से कहकर देव को उठवाकर ऑफिस भिजवा दिया था। ऐश्वर्या और जोया दोनों ही अपने अपने कमरे में मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी में जुटी थी। वहीं दूसरी ओर जयपुर में रुचि और कार्तिक दोनों ही एक साथ बाथ टब में बैठे थे। दोनों की बॉडी पर इस वक्त कोई भी कपड़े नहीं थे। वहीं रुचि अपनी पीठ कार्तिक के सीने से लगाकर बैठी हुई थी। कार्तिक रुचि की गर्दन पर अपना सर रखकर उसे किस कर रहा था, जिससे रुचि सहर रही थी। वो वैसे ही अपने हाथों को कार्तिक के बालों पर ले जाकर उन्हें सहलाने लगी थी। उसकी आंखें बंद थी। तभी रुचि की गर्दन पर किस करते हुए अपना हाथ रुचि की चेस्ट पर रख देता है। अचानक से हुई हरकत से रुचि की आंखें एक झटके से खुल गई। वो इससे पहले कार्तिक को देख पाती कि तभी कार्तिक उसके सीने पर हाथ रखकर उन्हें प्रेस करने लगता है। कार्तिक की इस हरकत से रुचि के मुंह से आह निकल गई। उसके कराहने की आवाज वहां गूंजने लगी थी, जिसे सुन कार्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो एक झटके से रुचि को पलटकर उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। वहीं उसके हाथ इस वक्त रुचि की कमर पर चल रहे थे। दोनों का बाथरूम रोमांस चल रहा था। कुछ ही देर में वहां रुचि के कराहने की आवाज गूंजने लगी। दोनों इंटीमेट हो चुके थे। 1 घंटे बाद कार्तिक बाथरूम में लिपटी रुचि को अपनी बाहों में लिए बाथरूम से बाहर आया। इस वक्त कार्तिक बस एक टॉवल में था। रुचि अपना सर शर्म से कार्तिक के सीने में छुपाए थी। कार्तिक उसे लेकर क्लोजेट में चला गया और थोड़ी ही देर में दोनों वहां से तैयार होकर बाहर निकले। कार्तिक ने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लू डेनिम जीन्स पहना था, जिसमें वो बहुत हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। वहीं रुचि ने ब्लू कलर की साड़ी के साथ मैचिंग ज्वेलरी पहनी हुई थी। हाथों में भर भर कर चूड़ियां, माथे पर छोटी सी लाल रंग की बिंदी, होठों पर रेड लिपस्टिक और मांग में कार्तिक के नाम का सिंदूर, और उसने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। कुल मिलाकर रुचि आज बला की खूबसूरत लग रही थी, जिस पर किसी का भी दिल आ जाए। कार्तिक एक नजर रुचि को देखता है, फिर उसके माथे पर किस करके कमरे से बाहर निकल जाता है। मुंबई में ऐश्वर्या अपना मुंह फुलाए अपने कमरे में घूम रही थी कि तभी उसके कमरे का डोर नॉक हुआ। डोर नॉक होने की आवाज सुनकर ऐश्वर्या दरवाजे की तरफ देखती है, जहां पर जोया पहले ही अपने दोनों हाथ को क्रॉस करके बांधे दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो ना जाने कब से ऐसे ही खड़ी थी। ऐश्वर्या जब जोया को वहां देखती है तो अपनी आंखें छोटी करके कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऐश्वर्या की बात सुन जोया कमरे के अंदर आते हुए बोली, तुम्हें ये पूछने से पहले ये पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर कब आए? जोया की बात का मतलब समझते हुए ऐश्वर्या कुछ नहीं कहती। वहीं ऐश्वर्या को ऐसे परेशान देखकर जोया उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जिस पर ऐश्वर्या एक गहरी सांस लेकर बोली, माँ का फोन आया था। जिसे सुन जोया खुश होते हुए बोली, हाँ तो ये तो अच्छी बात है, तो तुमने अपना मुंह क्यों लटकाया है? ऐश्वर्या जोया की बात को इग्नोर करते हुए बोली, माँ बोल रही थी कि वो अब जयपुर की सारी जिम्मेदारी हमें सौंपना चाहती है, क्योंकि हम वहां से राजकुमारी है तो उसकी इकलौती उत्तराधिकारी हम है। इस पर गलत क्या है? तो ये तो एक दिन होना था। एकांश जीजू वहां से राजा और तुम रानी, तो प्रॉब्लम क्या है? ऐश्वर्या जोया को देखते हुए सीरियस टोन में बोली, पर प्रॉब्लम ये नहीं है, बल्कि ये है कि। कहते कहते ईश्वरी रुक गई, क्योंकि कोई इसके कमरे की तरफ आ रहा था। ऐश्वर्या जब देखती है तो उसके सामने देव खड़ा था, जो अपने हाथ में पकड़े फोन को देखकर मुस्कुराए जा रहा था। देव को ऐसे देख दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखती है, फिर देव को। वो दोनों इससे पहले देव से कुछ पूछ पाती उससे पहले ही देव दोनों के सामने फोन की स्क्रीन कर देता है, जिसे देखते ही ऐश्वर्या और जोया के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ जाती है, क्योंकि इस वक्त रुचि और हर्षिता दोनों ही देव की वीडियो कॉल पर ऐड थी, जिसे देव ने ही किया था, क्योंकि वो अपनी प्यारी भाभी मतलब हर्षिता और अपने इकलौते साले साहब की बीवी मतलब रुचि को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। चारों लड़कियां एक दूसरे को देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से अपने अपने हाथ हिलाकर हाय करती है। तभी हर्षिता हंसते हुए बोली, और कैसी है हमारी देवरानी और जेठानी जी? हर्षिता के मुंह से देवरानी और जेठानी जी सुनकर दोनों अपनी आंखें छोटी करके हर्षिता को देखती है। दोनों ही इस वक्त घायल शेरनी लग रही थी। तभी जोया वैसे ही हर्षिता को देखते हुए थोड़े गुस्से भरी आवाज में कहती है, क्या कहा अभी तुमने? जोया को ऐसे देख हर्षिता डर गई। वो अपनी बात को संभालते हुए जोया से कहती है, अरे हम तो बस मजाक कर रहे थे। इतना कहकर वो जोया को अपने 32 दांत दिखा देती है, जिसे देखते हुए जोया खुद से कहती है, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, अभी भी बिल्कुल बच्ची सी है। जिसे सुन जी जोया का मुंह बन गया। यहाँ सभी को बातें चल रही थी। वहीं दूसरी ओर एकांश ऑफिस में बैठा ऐश्वर्या को मिस कर रहा था। इसे रह रहकर अपनी और ऐश्वर्या के साथ बिताई रात के रोमांटिक पल याद आ रहे थे, जिन्हें याद करते हुए उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। वो तिरछी स्माइल करने के बाद गहरी सांस लेता है, फिर पीछे चेयर से अपना सर टिकाकर बैठ जाता है। एकांश की आंखें बंद थी। वो वैसे ही खुद से बोला, आह क्या करूं मैं तुम्हारा, तुमने मुझे पागल बना दिया है। इतना बोलकर वो जल्दी से अपने फोन पर ऐश्वर्या की फोटो निकालकर उसे देखता है और उसे किस करके आगे बोलता है, अब एक पल भी तुम्हारे बिना जीना गंवारा है। वहीं विला ऐश्वर्या हिचकी ले लेकर परेशान थी।
जिसे ऐसे देखकर सभी हंस रहे थे। आखिर हंसे भी क्यों ना, अब तक ऐश्वर्या ने पूरा एक जग पानी पी लिया था, लेकिन फिर भी उसकी हिचकी बंद नहीं थी। आखिर में गुस्सा होते हुए ऐश्वर्या ने कहा, पता नहीं कौन गधा मुझे याद कर रहा है, साला ये हिचकिचा है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर एक बार मुझे मिल गया ना तो उसे मार मार कर उसका थोबड़ा बिगाड़ देना है मुझे। यहाँ ऐश्वर्या के मन में जो भी आ रहा था उसे वो बके जा रही थी, लेकिन इस ये पता नहीं था कि उसके प्यारे पति देव ही उसकी याद में देवदस बने हैं। इस बात से अनजान ऐश्वर्या के मन में जो आ रहा था वो बोले जा रही थी कि तभी ग्रेनी और दीक्षा जी दोनों ऐश्वर्या और जोया के पास आती है। ऐश्वर्या को खुद से बातें करते देख दीक्षा जी बोलती हुई, क्या बात है, हमारी बेटी बड़े गुस्से में दिख रही है। दीक्षा जी की बात सुनकर ऐश्वर्या चौंक जाती है, लेकिन जोया वो मुफ्त होकर बोलती है, अरे कुछ नहीं माँ, वो उसे हिचकिचाया आ रही थी तो बस अपने याद करने वाले की तारीफ कर रही थी, भाभी सा। ऐश्वर्या घूर कर जोया को देखती है, ऐसे कमीने दोस्त भगवान दुश्मन को ना दे, ऐश्वर्या से वाणी को कोसते हुए अपने मन में बोल रही थी। वहीं ऐश्वर्या के चेहरे पर बदलते भाव को देखकर जोया मुस्कुराने लगती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि ऐश्वर्या आखिर क्या सोच रही थी। जोया अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए अपने मन में बोलती है, लेकिन भगवान ने पहले ही तुम्हें वो दे चुके हैं। इतना बोलकर जोया मुस्कुराने लगी। जोया को देख ग्रेनी बोली, जोया आपको कौन सा जोक याद आ गया जो आप इतना हंस रही है। ग्रेनी की बात सुन जोया सकपका गई। वो जल्दी से सोफे पर अच्छे से बैठते हुए अपनी आवाज को सॉफ्ट करते हुए कहती है कि सा तो नहीं दादी। ये कहते हुए वो बेहद मासूम लग रही थी, जैसे सारे जहां की मासूमियत उसी के अंदर है, बाकी सब तो ड्रामेबाज है। जोया को ऐसे देखकर वहां सभी लोग हंस देते हैं। शाम हो चुकी थी, सभी नौकर काम पर लगे थे और ग्रेनी और दीक्षा जी घर आए मेहमानों की खातिरदारी करने में बिजी थे। ऐश्वर्या और जोया दोनों ही आज शाम होने वाली उनकी मुंह दिखाई के लिए रेडी हो रही थी। वहीं बाहर हॉल में सभी अब बस ऐश्वर्या और जोया के आने का इंतजार कर रहे थे। आखिर करे में भी क्यों ना, ग्रेनी और दीक्षा ने अपनी बहुओं की इतनी तारीफ जो की थी, वहां सब अब उनसे मिलने के लिए बेताब थी। सभी नीचे हॉल में बैठी थी कि तभी एक औरत बोली, काकी सा आपकी बहुओं तो सच में सुंदर होंगी, जिन्हें तैयार होने में इतना टाइम लग रहा है। ये मिसेज बत्रा थी जो जानबूझकर उन्हें चिढ़ा रही थी ताकि उनकी बेइज्जती कर सके, लेकिन उसकी बात पर दीक्षा जी हंसते हुए बोली, अभी थोड़ी ही देर में आपको सब पता चल जाएगा, इसलिए अभी उन्हें एंजॉय करिए। ये कहते दीक्षा जी अपने सामने रखी नाश्ते की प्लेट की तरफ इशारा करती है, जिसे सुन उनका मुंह बन गया, लेकिन फिर वो चुप नहीं होती। और वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो अपनी बेटी और भतीजी की शादी एकांश और देव से कराना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो बस फिर क्या था, ये तो होना ही था। तभी मिसेज बत्रा मन ही मन जलते हुए बोली, पता नहीं अपनी बहुओं को तो ये ऐसे छिपा रही है जैसे वो इंसान ना होकर कोई कोहिनूर हो। सभी बात कर ही रही थी कि तभी दीक्षा जी मुस्कुराते हुए बोली, लीजिए, ऐश्वर्या और जोया भी आ गई। उनका इतना कहना था कि सभी एक साथ पलटकर सीढ़ियों की तरफ देखती है जहां ऐश्वर्या और जोया थी, जिसे देखते ही उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, सभी के मुंह खुले रह गए। वो सभी अपनी आंखें फाड़े अपने सामने देख रही थी। सीढ़ियों से ऐश्वर्या और जोया दोनों ही सुंदर राजस्थानी लिबास पहने आ रही थी, जिसमें वो दोनों बहुत सुंदर लग रही थी। ऐश्वर्या ने नारंगी रंग के लहंगा चोली के साथ उसके मैचिंग की ज्वेलरी पहनी थी, साथ ही साथ बालों पर बड़ा सा राजस्थानी मांग टीका, हाथों में चिड़िया, गले में हार में साथ एकांश के नाम का मंगलसूत्र, मांगर में सिंदूर, मेकअप के नाम पर होठों में रेड लिपस्टिक के साथ काजल। उसने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था, साथ ही उसके ऊपर चुनरी ओढ़ी थी। कुल मिलाकर ऐश्वर्या पूरी गांव की गोरी लग रही थी, जिसे देख किसी का भी उस पर दिल फिसल जाए। वहीं जोया ने हरे रंग का राजस्थानी लिबास के साथ मैचिंग ज्वेलरी पहनी थी, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। दोनों ही आसमान से उतरी अप्सरा लग रही थी, जिनकी खूबसूरती देखकर मुंह दिखाए में आए औरतों के तो मुंह खुले के खुले रह गए। वो अपने मन में बोली, आखिर कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। दोनों के चलने से उनके पायल की आवाज चारों तरफ सुनाई दे रही थी, जिसे सुन ग्रेनी मुस्कुरा दी। ऐश्वर्या और जोया जाकर सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। वहीं जब मिसेज बत्रा ने यह देखा तो वो जल भूनकर राख जो गई। ऐश्वर्या और जोया को देखकर उनके कलेजे में जैसे सांप लौटने लगा था। वो दोनों को चिढ़ भरी नजरों से देख रही थी। वो ताना मारते हुए बोली, काकी से मैंने तो सुना था कि आपकी बहुएं लंदन में पली बड़ी है, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं। इतना बोलकर वो तिरछी हंसी हंसने लगी। वो आगे बोली, मुझे तो लगता है जैसे किसी गांव की गवार को उठाकर ले आए हैं आप, हाँ नहीं तो। मिसेज बत्रा की बात सुनकर वहां बैठी कुछ औरतें खुशर बात करने लगी। वहीं ग्रेनी और दीक्षा जी को उनके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने को हुई थी कि तभी ऐश्वर्या बीच में बोली, जिन कपड़ों को देखकर आप हमें गांव की गवार कह रही है, भूलिए मत, ये हमारी संस्कृति है। और हाँ, इससे लंदन या किसी छोटे गांव में रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप किसी को इनके कपड़ों से जज करती है तो आपकी सोच बहुत ही छोटी और घटिया है, जिसका आपको इलाज करवाना चाहिए। ये सब कहते हुए ऐश्वर्या के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी।
जिसे देखते हुए जोया बोली, और अगर छोटे कपड़े पहनकर घूमने से कोई मॉडर्न दिखता है या बनता है तो उससे अच्छा हम गांव के गवार कहलाना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि वहां किसी को उनके कपड़ों से जज नहीं करते। और हाँ, हम लंदन में रहे हैं, लेकिन वहां भी हमारे बाबा ने हमें इंडियन कल्चर के बारे में सिखाया है, और ये भी कि किन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और किन को लात मारनी चाहिए। जोया की बात सुन मिसेज बत्रा घूरकर जोया को देखती है, लेकिन जोया कहाँ किसी से डरने वाली थी, थोड़ी ना उसे डेविल की परछाई कहा जाती है। वहीं बैठी कुछ औरतें ऐश्वर्या और जोया की तारीफ करते हुए कहती है, आपकी दोनों बहुएं बहुत प्यारी है, खासकर उनकी सोच, वरना आजकल के बच्चे तो। इतना कहकर वो एक नज़र मिसेज बत्रा को देखती है और इसके आगे की बात अधूरी छोड़ देती है, जिसे वो समझ चुकी थी। वो अपना मुंह बनाकर बैठी रही, क्योंकि वो ठाकुर परिवार से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहती थी। सभी वहां बैठे बातें कर रहे थे। वहां सभी ऐश्वर्या और जोया की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। सभी ने अपनी अपनी तरफ से उन्हें मुंह दिखाई का गिफ्ट दिया। सब बैठी ही थी कि तभी सीढ़ियों से नीचे आने की आवाज आई। देव अपनी शर्ट के बाहों को फोल्ड करते हुए नीचे आ रहा था। वो बोला, बेबी वेयर आर यू, आई हैव ऑलरेडी लेट। आवाज को सुनकर सब सीढ़ियों की तरफ देखते हैं जहां पर देव खड़ा था। वहीं जोया अपनी आंखें छोटी करके उसे घूर कर देख रही थी। जब देव ने अपने सामने बैठी औरतों को देखा तो वो अपना हाथ हिलाकर उन्हें हाय करते हुए बोला, हाय हे ब्यूटीफुल लेडीज, जिसे देख सब मुस्कुरा दी। तभी देव की नजर जोया पर पड़ी, जिसे देख देव तो उसे देखता रह गया। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। वहीं जोया भी इस वक्त देव को देख रही थी। तभी जोया को देखते हुए देव अपने दिल पर हाथ रख अपने मन में कहता है, हाय राम, क्या आज अपने इकलौते हैंडसम पति को अपनी खूबसूरती से मारने का प्लान बनाया जा रहा है। देव चलकर जोया के पास आया, जो इस वक्त ग्रेनी के बगल में सोफे पर बैठी थी। वो जोया के सामने खड़ा होकर उसे देखने लगा। वहीं सब देव को देख रही थे। तभी देव जोया को खिसकाकर सोफे पर बैठ ग्रेनी से लिपटते बोला, डार्लिंग यू आर सो ब्यूटीफुल एंड एवर फॉर एवर। लेकिन आज तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, अपनी शादी के दिन से भी ज्यादा खूबसूरत। दिल तो करता है अभी तुमसे शादी कर लूं, बट अगर मैंने आपसे शादी कर ली तो मोगम्बो स्वर्ग से उतरकर मुझे मरेंगे। देव की बात सुनकर ग्रेनी बस मुस्कुरा देती है, क्योंकि उन्हें पता था उनका पोता उनकी आड़ में अपनी बीवी की तारीफ कर रहा था। वहीं जोया का मुंह बन चुका था। मिसेज बत्रा तो उन्हें देखकर अजीब अजीब से मुंह बना रही थी। ऐश्वर्या जो उनके एक्सप्रेशन देख रही थी, वो अपने मन में बोली, ये नागिन अपना फन क्यों फैला रही है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। इतना बोलकर ऐश्वर्या के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। इससे पहले वो कुछ भी कहती, एकांश वहां आ गया। एकांश की नजर जब वहां बैठी औरतों पर पड़ी तो इसका चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन वो बिना किसी से कुछ भी बोले सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया और सीढ़ियों पास रुककर बिना पीछे पलटे बोला, आई वॉन्ट कॉफी बीवी। इतना बोलकर वो कमरे में चला गया। ऐश्वर्या उसे जाते देख मुंह बनाकर अपने मन में बोली, अकड़ू कहीं के एक बार देखा तक नहीं को मैं कैसी लग रही हूं। तभी दीक्षा जी ऐश्वर्या को इशारा कर वहां से जाने को कहती है तो ऐश्वर्या भी किचन की तरफ चली गई। कुछ देर बाद एकांश के कमरे में ऐश्वर्या अंदर देखती है तो इसे एकांश कहीं नहीं दिखता। ये देख वो कॉफी के कप को वही टेबल पर रखकर ही जाने लगती है कि तभी पीछे से कोई उसे कसकर हग कर लेता है और ऐश्वर्या के कंधे पर अपना सर रख उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने की कोशिश करने लगता है। वहीं ऐश्वर्या भी जान चुकी थी कि ये उसका खड़ूस और देवपति एकांश ही है। ऐश्वर्या उससे खुद से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़ो मुझे नीचे जाना है। लेकिन एकांश इसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथ को लपेटकर उसके कान में अपनी सांस छोड़ते हुए सेडेक्टिव आवाज में कहता है, बीवी वाई आर यू सो ब्यूटीफुल, आई लूज कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ व्हेन आई सी यू। इतना बोल वो ऐश्वर्या के कंधे से उसकी चुनरी खिसका इसके कंधे को किस करके लीक करने लगता है। ऐश्वर्या जो इसके छूने से सहर रही थी, वो अपनी आंखें बंद कर आहें भरते हुए बोली, स्टॉप इट एकांश। वहीं ऐश्वर्या की आहें सुन एकांश रोना कंट्रोल खो रहा था। वो बोला, आई कांट कंट्रोल, आई वॉन्ट यू फॉर बैडली। इतना कहकर वो ऐश्वर्या से अलग हो गया। अचानक से एकांश के ऐसा करने पर ऐश्वर्या सोच में पड़ गई। तभी वो देखती है कि एकांश दरवाजे को अंदर से बंद कर रहा था, क्योंकि इसे पता था जोया और देव दोनों को उनके बीच कबाब में हड्डी बनते देर नहीं लगती, इसलिए वो पहले से ही तैयारी कर रहा था। ऐश्वर्या एकांश को दरवाजा बंद करते देखती है तो उसकी भौहें सिकुड़ जाती है। वो एकांश को देख बोली, ये सब क्या है, आप दरवाजा बंद क्यों कर रहे हैं। जिस पर एकांश ऐश्वर्या के पास आ उसे अपने सीने से लगा इसकी कमर को प्रेस करते हुए कहते हैं, ताकि हमारे रोमांस में कबाब में हड्डी ना बने। इतना बोलकर वो अपने दूसरे हाथ से ऐश्वर्या के गाल को सहलाता है, फिर झटके से उसकी गर्दन को पकड़ उसे टेढ़ा कर उसके होठों पर अपने होठ रखे देता है। ये सब उसने इतने जल्दी किया था कि ऐश्वर्या को कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिला। वो तो बस अपनी आंखें फाड़े एकांश के चेहरे को देख रही थी, जो अपनी आंखें बंद किए ऐश्वर्या को किस करने में मगन था। ऐश्वर्या खुद को एकांश से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन एकांश की पकड़ उस पर मजबूत थी। एकांश ऐश्वर्या के लोअर लिप को सक और लीक कर रहा था, जिससे ऐश्वर्या की आग निकल रही थी। तभी एकांश ऐश्वर्या के मुंह में अपनी जीभ डालने की कोशिश करता है, लेकिन ऐश्वर्या ने कसके अपना मुंह बंद किया था।
जिसे देख एकांश ऐश्वर्या के हाथ को छोड़ उसके चेहरे पर अपनी सांस छोड़ते हुए बोला, बीवी ओपन योर माउथ। जिस पर ऐश्वर्या अपना सर ना में हिला देती है। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल पड़ चुका था। वहीं ऐश्वर्या के मना करने पर अब एकांश को उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो लंबी सांस लेकर अपने गुस्से को काबू में कर अपनी सर्द आवाज में कहता है, मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं, आई से ओपन योर माउथ। लेकिन हमारी ऐश्वर्या भी किसी कम थोड़ी ना है। वो एकांश की आंखों में देखकर बोली, वो अभी ना मेरा मूड नहीं है, सो प्लीज साइड एंड लीव मी। इतना बोल ऐश्वर्या एकांश को जैसे ही साइड करने को होती है कि तभी एकांश उसका हाथ पकड़कर कहता है, इसके लिए तुम पछताओगी। ऐश्वर्या उसे एक खतरनाक स्माइल देते हुए कहती है, आप अच्छे से जानते हैं मैं आपकी धमकियों से नहीं डरती, फिर भी। इतना बोल वो एकांश से हाथ छुड़ाकर कमरे का दरवाजा खोल बाहर आ जाती है। वो कमरे से बाहर आकर लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करती है। वो भले ही एकांश के सामने खुद को नॉर्मल दिखा रही थी, लेकिन असल में उसका दिल से धड़क रहा था। उसे डर था कहीं एकांश उसके साथ वो सब ना करे। ऐश्वर्या लंबी सांस लेकर खुद से कहती है, बेटा ऐश्वर्या तू अभी तो बच गई। लेकिन रात में इतना कहकर वो चुप हो गई और नीचे आ गई। वहीं एकांश अभी भी गुस्से में दरवाजे की तरफ देख रहा था। वो बोला, अभी तो तुम वहां से बच गई बीवी, लेकिन रात में कहाँ जाओगी? आखिर तुम्हें आना मेरे पास ही है। इतना बोल वो मिस्टीरियस मुस्कान के साथ बाथरूम में चल जाता है। नीचे पहुंचकर ऐश्वर्या देखती है सारे गेस्ट वहां से जा चुके थे। अब सिर्फ दीक्षा जी और ग्रेनी बैठकर बातें कर रही थी। ऐश्वर्या दोनों के पास आती है और सवालिया नजरों से दोनों को देखते हुए कहती है, दादी माँ सब लोग कहाँ चले गए? ऐश्वर्या की आवाज सुनकर दोनों का ध्यान ऐश्वर्या पर गया, जो वहीं खड़ी होकर दोनों को देख रही थी। तभी दीक्षा जी बोली, वो सभी अपने अपने घर चली गई। ऐश्वर्या कुछ सोचकर बोली, इतनी जल्दी? जिस पर ग्रेनी मुस्कुराकर बोली, बेटा 8 बज चुके हैं। अब आपको अगर ये जल्दी लगता है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ग्रेनी की बात सुनकर ऐश्वर्या असमंजस में पड़ी गई। वो खोद से बड़बड़ाते हुए बोली, क्या 8? लेकिन अभी तो सिर्फ कहते कहते ऐश्वर्या की नजर सामने लगी बड़ी सी घड़ी पर गई, जिसमें 8 बजने को बस 10 मिनट कम थे। ये देखकर ऐश्वर्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे ऐसे परेशान होते देख दीक्षा जी बोली, बेटा क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? जिस पर ऐश्वर्या अपनी हैरानी के भाव को छुपाकर जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देती है। तभी दीक्षा जी बोली, बेटा जाओ जाकर सबको खाने के लिए बुला लो। जिसे सुन ऐश्वर्या हाँ में अपना सर हिलाकर चली गई। ऐश्वर्या आपकी सोच में डूबी हुई पहले जोया और देव के कमरे में गई। ऐश्वर्या जैसे ही कमरे में पहुंचती है तो देखती है दरवाजा अंदर से बंद है। जिसे देख ऐश्वर्या बाहर से दरवाजा खटखटाकर आवाज लगाती है, जोया जोया देव। लेकिन दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, जिससे गुस्सा होकर ऐश्वर्या जोर से दरवाजा खटखटाती है। आवाज को सुनकर अंदर से जोया की इल्साए आवाज आए, अबे साला कौन है, चैन से सोने भी नहीं देते? जोया की बात सुनते ही ऐश्वर्या अपनी भौहें सिकोड़ते हुए खुद से कहती है, जोया की बच्ची कहीं की, यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और इसे है कि सोने की पड़ी है, रुक अभी बताती हूँ तुझे। ऐश्वर्या एकांश के सामने खुद को नॉर्मल दिखा रही थी, लेकिन असल में उसका दिल से धड़क रहा था। उसे डर था कहीं एकांश उसके साथ वो सब ना करे। ऐश्वर्या लंबी सांस लेकर खुद से कहती है, बेटा ऐश्वर्या तू अभी तो बच गई। लेकिन रात में इतना कहकर वो चुप हो गई और नीचे आ गई। वहीं एकांश अभी भी गुस्से में दरवाजे की तरफ देख रहा था। वो बोला, अभी तो तुम वहां से बच गई बीवी, लेकिन रात में कहाँ जाओगी? आखिर तुम्हें आना मेरे पास ही है। इतना बोल वो मिस्टीरियस मुस्कान के साथ बाथरूम में चल जाता है। नीचे पहुंचकर ऐश्वर्या देखती है सारे गेस्ट वहां से जा चुके थे। अब सिर्फ दीक्षा जी और ग्रेनी बैठकर बातें कर रही थी। ऐश्वर्या दोनों के पास आती है और सवालिया नजरों से दोनों को देखते हुए कहती है, दादी माँ सब लोग कहाँ चले गए? ऐश्वर्या की आवाज सुनकर दोनों का ध्यान ऐश्वर्या पर गया, जो वहीं खड़ी होकर दोनों को देख रही थी। तभी दीक्षा जी बोली, वो सभी अपने अपने घर चली गई। ऐश्वर्या कुछ सोचकर बोली, इतनी जल्दी? जिस पर ग्रेनी मुस्कुराकर बोली, बेटा 8 बज चुके हैं। अब आपको अगर ये जल्दी लगता है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ग्रेनी की बात सुनकर ऐश्वर्या असमंजस में पड़ी गई। वो खोद से बड़बड़ाते हुए बोली, क्या 8? लेकिन अभी तो सिर्फ कहते कहते ऐश्वर्या की नजर सामने लगी बड़ी सी घड़ी पर गई, जिसमें 8 बजने को बस 10 मिनट कम थे। ये देखकर ऐश्वर्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे ऐसे परेशान होते देख दीक्षा जी बोली, बेटा क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? जिस पर ऐश्वर्या अपनी हैरानी के भाव को छुपाकर जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देती है। तभी दीक्षा जी बोली, बेटा जाओ जाकर सबको खाने के लिए बुला लो। जिसे सुन ऐश्वर्या हाँ में अपना सर हिलाकर चली गई। ऐश्वर्या आपकी सोच में डूबी हुई पहले जोया और देव के कमरे में गई। ऐश्वर्या जैसे ही कमरे में पहुंचती है तो देखती है दरवाजा अंदर से बंद है। जिसे देख ऐश्वर्या बाहर से दरवाजा खटखटाकर आवाज लगाती है, जोया जोया देव। लेकिन दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, जिससे गुस्सा होकर ऐश्वर्या जोर से दरवाजा खटखटाती है। आवाज को सुनकर अंदर से जोया की इल्साए आवाज आए, अबे साला कौन है, चैन से सोने भी नहीं देते? जोया की बात सुनते ही ऐश्वर्या अपनी भौहें सिकोड़ते हुए खुद से कहती है, जोया की बच्ची कहीं की, यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और इसे है कि सोने की पड़ी है, रुक अभी बताती हूँ तुझे।
जोया ने जब अपने सामने ऐश्वर्या को देखा तो अलसी आवाज में बोली, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जिस पर ऐश्वर्या ने चिढ़ते हुए कहा, तुझे खाना ठूसने के लिए बुलाने आए हूँ, अब चल जल्दी से, कहीं तेरी ट्रेन न छूट जाए। वहीं कमरे में बैठा देव ऐश्वर्या की बातें सुन रहा था। हालांकि इसकी सारी बातें उसके सर के ऊपर जा रही थी। वो नासमझी से ऐश्वर्या को देख रहा था। ऐश्वर्या जैसे ही वहां से जाने वाली थी कि देव उसे पीछे से आवाज देकर रोकते हुए पूछता है, भाभी क्या खाना खोने के लिए स्टेशन जाना पड़ेगा? देव की बात सुनकर जोया और ऐश्वर्या दोनों उसे अजीब नजरों देखती है। ऐश्वर्या अजीब सा मुंह बनाकर देव से बोली, क्या? तो देव ने कहा, वो अभी आपने कहा ना कि खाना ठूसने चल वरना ट्रेन छूट जाएगी, तो इसलिए। इतना कहकर वो अपने बत्तीसी उन्हें दिखाने लगा। देव की बात सुनकर ऐश्वर्या और जोया पहले एक दूसरे को देखती है, फिर देव को। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई एलियन हो। देव जो उन्हें देखकर उनका दिमाग पढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी जोया की थोड़े गुस्से भरी आवाज आए, तुम पागल वागल हो क्या, या तुम्हें बातें समझ नहीं आती? इतना कहकर वो देव को देखती है, फिर उसे समझाते हुए आगे कहती है, ऐश्वर्या ने मुहावरा कहा था ना कि सच में तुम्हें ट्रेन में जाकर खाने को। जोया की बात सुन देव बोला, ओ तो ऐसे बोलो ना, अब ठीक है। इतना कहकर वो दोनों को कमरे में छोड़कर नीचे चला गया। ऐश्वर्या और जोया तो अपना मुंह खोले देव को जाते देख रही थी। आखिर देव ऐसा क्या था? देव के वहां से जाने के बाद जोया खुद में ही खोए हुए कहती है, कभी कभी ना मुझे इस पर शक होता है कि सच में एकांश जीजू का भाई है। जोया की बात सुनकर ऐश्वर्या उसे घूरते हुए थोड़े गुस्से में कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो जोया जल्दी से अपनी बातों को संभालकर कहती है, अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों की हरकतें कितनी अलग है, हालांकि उनका गुस्सा एक समान है। कभी कभी मुझे तो लगता है कि ये लड़का पैदा होते हुए कहीं बदल तो नहीं गया था। जोया को बातें सुनते हुए ऐश्वर्या उसको डांटते हुए कहती है, अपनी बकवास और बेहुदा बातें बंद करो। वो तुम्हारा पति है और तुमने आज ऐसी बात कह दी, लेकिन आइंदा से कभी ऐसा मत कहना, समझी? ऐश्वर्या समझी वार्ड को थोड़ा लंबा खींचकर कहती है, अबे साला कौन है, चैन से सोने भी नहीं देते? जोया अपनी आंखें मसलते हुए बड़बड़ाए। जोया की बात सुनते ही ऐश्वर्या अपनी भौहें सिकोड़ते हुए खुद से कहती है, जोया की बच्ची कहीं की, यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और इसे है कि सोने की पड़ी है, रुक अभी बताती हूँ तुझे। जोया ने जब अपने सामने ऐश्वर्या को देखा तो अलसी आवाज में बोली, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जिस पर ऐश्वर्या ने चिढ़ते हुए कहा, तुझे खाना ठूसने के लिए बुलाने आए हूँ, अब चल जल्दी से, कहीं तेरी ट्रेन न छूट जाए। वहीं कमरे में बैठा देव ऐश्वर्या की बातें सुन रहा था। हालांकि इसकी सारी बातें उसके सर के ऊपर जा रही थी। वो नासमझी से ऐश्वर्या को देख रहा था। ऐश्वर्या जैसे ही वहां से जाने वाली थी कि देव उसे पीछे से आवाज देकर रोकते हुए पूछता है, भाभी क्या खाना खोने के लिए स्टेशन जाना पड़ेगा? देव की बात सुनकर जोया और ऐश्वर्या दोनों उसे अजीब नजरों देखती है। ऐश्वर्या अजीब सा मुंह बनाकर देव से बोली, क्या? तो देव ने कहा, वो अभी आपने कहा ना कि खाना ठूसने चल वरना ट्रेन छूट जाएगी, तो इसलिए। इतना कहकर वो अपने बत्तीसी उन्हें दिखाने लगा। देव की बात सुनकर ऐश्वर्या और जोया पहले एक दूसरे को देखती है, फिर देव को। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई एलियन हो। देव जो उन्हें देखकर उनका दिमाग पढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी जोया की थोड़े गुस्से भरी आवाज आए, तुम पागल वागल हो क्या, या तुम्हें बातें समझ नहीं आती? इतना कहकर वो देव को देखती है, फिर उसे समझाते हुए आगे कहती है, ऐश्वर्या ने मुहावरा कहा था ना कि सच में तुम्हें ट्रेन में जाकर खाने को। जोया की बात सुन देव बोला, ओ तो ऐसे बोलो ना, अब ठीक है। इतना कहकर वो दोनों को कमरे में छोड़कर नीचे चला गया। ऐश्वर्या और जोया तो अपना मुंह खोले देव को जाते देख रही थी। आखिर देव ऐसा क्या था? देव के वहां से जाने के बाद जोया खुद में ही खोए हुए कहती है, कभी कभी ना मुझे इस पर शक होता है कि सच में एकांश जीजू का भाई है। जोया की बात सुनकर ऐश्वर्या उसे घूरते हुए थोड़े गुस्से में कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो जोया जल्दी से अपनी बातों को संभालकर कहती है, अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों की हरकतें कितनी अलग है, हालांकि उनका गुस्सा एक समान है। कभी कभी मुझे तो लगता है कि ये लड़का पैदा होते हुए कहीं बदल तो नहीं गया था। जोया को बातें सुनते हुए ऐश्वर्या उसको डांटते हुए कहती है, अपनी बकवास और बेहुदा बातें बंद करो। वो तुम्हारा पति है और तुमने आज ऐसी बात कह दी, लेकिन आइंदा से कभी ऐसा मत कहना, समझी? ऐश्वर्या समझी वर्ड को थोड़ा लंबा खींचकर कहती है। जोया, जिसका ऐश्वर्या की बातें सुनकर मुंह बन चुका था, वो एक नजर पीछे पलटकर देव को देखती है, जो उसे डांट पड़ते देखकर उसके मजे ले रहा था। थोड़ी ही देर में सब नीचे हॉल में आ गए। सभी एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। डिनर करते हुए देव बोला, डार्लिंग, ग्रैनी, मुझे हर्षित भाई का कॉल आया था। वो बोल रहे थे कि वो कुछ दिनों में मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं। उनके साथ लिटिल प्रिंसेस भी यहाँ आएगी। देव की बात सुनकर सभी वहां अभी खुश हो गए। तभी जोया, जो कि सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी, वो बोली, सच में? इसका मतलब हर्षी भी अब हमारे साथ रहेगी? जिस पर देव ने सीरियस होकर बोला, नहीं, वो हमारे साथ नहीं रहेंगी, वो हर्षित भाई के साथ उनके मेंशन में रहेंगी। देव की बात सुनकर जोया का मुंह बन गया, लेकिन वो इससे पहले कुछ और कहती। ऐश्वर्या बोली, वो माँ कार्तिक काम से कुछ दिनों के लिए मुंबई आने वाले हैं, तो वो क्या हमारे साथ? ऐश्वर्या की बात अभी पूरी भी नहीं
हुई थी कि तभी बीच में ग्रैनी बोली, अरे बेटा, तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, ये अब आपका ही तो घर है, इसके आपको यहाँ किसी है भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसे सुन ऐश्वर्या बस हल्का सा मुस्कुरा दी। उसके बाद सभी लोग डिनर कर एक एक करके अपने अपने कमरे में जाने लगे। ऐश्वर्या, जो सबसे धीमे खाना खा रही थी, वो थोड़ा परेशान थी क्योंकि इसे एकांश की धमकी याद थी। तभी एकांश आकर ऐश्वर्या के कान पर झुक अपनी धीमी आवाज में बोला, बीवी, अच्छे से पेट भरकर खाना खाना, क्योंकि अभी हमें रात को बहुत काम करना है। एकांश की बात का मतलब ऐश्वर्या समझ चुकी थी। उसे के साथ उसके गले में खाना अटक गया। वो खांसने लगी, जिसे देख एकांश के चेहरे पर हल्की से मुस्कान आ गई, जिसे वो बिना किसी की नजरों में आए छुपा लेता है। एकांश जल्दी से ऐश्वर्या को पानी का गिलास देता है। ऐश्वर्या जब पानी पीती है तो एकांश उसकी पीठ सहलाकर उससे कहता है, बीवी आराम से, उतनी भी जल्दबाजी अच्छी है। इतना कहकर वो ऐश्वर्या को आंख मार देता है। वहीं ऐश्वर्या अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरती है। एकांश फिर अपने कमरे में चला गया। अब डाइनिंग टेबल पर ऐश्वर्या और जिया बचे थे। दोनों ही एक दूसरे से काम की बातें करने लगी। तभी ऐश्वर्या बोली, हमें माँ का कॉल आया था, वो हमारे राज्याभिषेक के लिए बोल रही थी। जिस पर जोया रोटी का एक बाइट लेते हुए कहती है, हाँ तो उसमें कौन से बड़ी बात है। तभी ऐश्वर्या बोली, जोया विल बी सीरियस। जिसे सुन जोया बिना किसी भाव के ऐश्वर्या को देखते हुए कहती है, ओक, बताओ तो मुझे क्या करना है। ऐश्वर्या कुछ सोचते हुए बोली, तुम्हें सबसे पहले उन लोगों का पता लगाना है जिन्हें मेरे रानी बैनर्स प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जरूर मेरे राज्याभिषेक में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जोया अपने दोनों हाथ को बांधते हुए बोली, मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम अकेले पूरे लंदन पर राज कर सकती हो, अंडरवर्ल्ड में भी किसी की औकात नहीं जो तुमसे उलझने के बारे में सोचे भी, तो फिर तुम जयपुर के लिए इतनी सीरियस क्यों हो, जबकि वो तुम्हारे लिए कुछ बड़ी बात नहीं। ऐश्वर्या की बात का जवाब देते हुए बोली, तुमने जो कहा सच है, लेकिन ये तुम भी जानती हो कि मेरे कितने दुश्मन हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से यहाँ किसी को भी कोई परेशानी हो। अगर मेरे दुश्मनों को पता चल गया कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ तो इन सबसे मेरी फैमिली पर भी खतरा बढ़ सकता है। जोया बोली, ऐश्वर्या तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं, एशिया का किंग तुम्हारे साथ है, तो फिर तुम क्यों नहीं समझ रही। ऐश्वर्या बोली, मैं नहीं, तुम मेरी बात को नहीं समझ रही। जब तक मेरी रियल आइडेंटिटी सीक्रेट है तब तक सब सेफ है, लेकिन जब सबको इस बारे में पता चलेगा तो इतना बोल ऐश्वर्या शांत हो गई। वहीं जोया भी उसकी फीलिंग समझ सकती थी, क्योंकि उसे भी अपने से ज्यादा उन लोगों की परवाह होने लगी थी जो उसे अपनी बेटी मानते थे। बातें करने के बाद दोनों अपने अपने कमरे की तरफ चली गई। एकांश के कमरे के बाहर ऐश्वर्या कमरे के बाहर खड़ी अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में उलझाए खड़ी थी। उसके चेहरे पर परेशानी और डर के मिले जुले भाव थे। वो बोली, क्या करूं मैं, जाऊं या नहीं। कुछ देर तक ऐसे ही सोचने के बाद ऐश्वर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो खुद से बोली, एक काम करती हूँ, आज रात मैं गेस्ट रूम में जाकर सो जाती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा उस एक्डू से बचने का। हालांकि ऐश्वर्या किसी से भी नहीं डरती थी, लेकिन वो एकांश के सामने कमजोर हो जाती थी, ये क्यों उसे खुद नहीं पता। ऐश्वर्या जैसे ही अपने कदम वहां से जाने के लिए मुड़ती है कि तभी एकदम से कमरे का दरवाजा खुलता है और उनसे दो मजबूत हाथ ऐश्वर्या को कमरे के अंदर खींच लेते हैं और इसके फौरन बाद दरवाजा दोबारा से बंद हो जाता है। ये सब इतनी जल्दी में हुए था कि ऐश्वर्या को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। ऐश्वर्या का दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था जैसे वो अभी निकलकर बाहर आ जाएगा। कमरे में अंधेरा था, जिस वजह से उसे कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। उसे बस अपने सामने दो नीली आंखें दिख रही थी जिनमें चमक थी। ऐश्वर्या इन आंखों को अच्छे से पहचानती थी। एकांश कोई नहीं, एकांश था। ऐश्वर्या हैरानी और शर्म के मिले जुले भाव से उन्हें देख रही थी। इस वक्त एकांश का हाथ ऐश्वर्या की कमर पर तो उसका दूसरा हाथ ऐश्वर्या की पीठ और था। वहीं ऐश्वर्या एकांश से दूर होने की कोशिश कर रही थी। ऐश्वर्या बोली, एकांश, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए हमें। ऐश्वर्या की आवाज धीमी थी, जिसे सुनकर एकांश के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। इसलिए वो ऐश्वर्या को परेशान करने के लिए उसके कान के पास झुककर अपनी सेडेक्टिव आवाज में कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है जान, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और पूरी रात भी तो बाकी है ना। इतना कहकर वो ऐश्वर्या के ईयरलोब पर बाइट कर लेता है। एकांश के ऐसा करने से ऐश्वर्या के मुंह से आह निकल गई। ऐश्वर्या की आंखें बंद थी और वो एकांश से दूर होने की कोशिश कर रही थी। ऐश्वर्या अपने दोनों हाथों को एकांश से सीने पर रखकर उसे धक्का देती है, लेकिन शायद ही एकांश पर उसका असर हो। एकांश अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पाता। आखिर में थक हार कर ऐश्वर्या गुस्से में एकांश को देखती है, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ऐश्वर्या चिढ़कर एकांश से बोली, तुम चाहते क्या हो। एकांश बोला, तुम्हें, एल वॉन्ट ईट यू। एकांश की बात सुनते ही ऐश्वर्या का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। ऐश्वर्या को ऐसे शर्माते देख एकांश उसका चेहरा अपने दोनों हाथ से पकड़कर उसे देखता है। एकांश उसके होठों की तरफ झुकने लगा। वहीं ये देख ऐश्वर्या अपनी आंखें कसके बंद कर लेती है। तभी एकांश उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगता है। हालांकि ये सब ऐश्वर्या के साथ पहले भी हो चुका था,
लेकिन फिर भी वो एकांश के छूने मात्र से शर्म से पानी पानी हो जाती थी, और ऐश्वर्या की यही बात एकांश को उसका दीवाना बनाती थी। एकांश ऐश्वर्या को पूरे पैशन के साथ किस कर रहा था। वो कभी उसके लोअर लिप को किस करता तो कभी उसके ऊपर के होठों पर किस और बाइट करता। ऐश्वर्या एकांश के छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एकांश ने उसके दोनों हाथ को ऊपर दरवाजे से सटा दिया था, जिस वजह से ऐश्वर्या हिल भी नहीं पा रही थी। आखिर में जब ऐश्वर्या को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तब जाकर एकांश उसके होठों को आजाद करता है। एकांश के छोड़ते ही ऐश्वर्या लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने लगी। वहीं एकांश ऐश्वर्या के बालों को उसके कंधे से हटाकर अपने होठ को ऐश्वर्या की गर्दन पर रख देता है और उसे किस और लीक करने लगता है। एकांश की हर एक हरकत से ऐश्वर्या अंदर तक सहर रही थी, उसके मुंह से आह निकल रही थी। एकांश भी ऐश्वर्या की इस हरकत से एक्साइट हो रहा था। वो जल्दी से ऐश्वर्या को अपनी बाहों में उठाता है और उसे बेड पर लाकर आराम से लेटा देता है। वो खड़ा होकर ऐश्वर्या को अपनी इंटेंस नजरों से ऊपर से नीचे तक देख रहा था। आकाश के ऐसा करने से ऐश्वर्या शर्मा रही थी। ऐश्वर्या के गाल सुर्ख लाल हो चुके थे, जिनसे कभी भी खून निकल सकता था। एकांश को देखते हुए ऐश्वर्या कहती है, एकांश प्लीज स्टॉप इट। लेकिन ऐश्वर्या की आवाज में शर्म थी, जिसे सुन एकांश मुस्कुराया और अपनी शर्ट को उतारकर फेंकते हुए बोला, आई कांट स्टॉप इट बिकॉज आई नीड यू वेरी बैडली। इतना कहकर एकांश ऐश्वर्या के ऊपर आ गया और ऐश्वर्या से लिपट कर उसे किस करने लगा। एकांश के ऐसा करने से ऐश्वर्या भी अपना कंट्रोल खो रही थी और वो कराह रही थी। एकांश ऐश्वर्या के कराहने की आवाज सुनकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। अब ऐश्वर्या के सारे कपड़े नीचे फर्श पर बिखरे थे और एकांश ने दोनों को के ऊपर एक ब्लैंकेट डाल ली थी। एकांश झुककर ऐश्वर्या की नाभि में किस करता है, जिसके करते ही ऐश्वर्या की पकड़ एकांश के कंधों पर कस जाती है और कुछ जी देर में एकांश ऐश्वर्या के अंदर एंटर हो चुका था। अब पूरे कमरे में ऐश्वर्या के कराहने की आवाज आ रही थी। वहीं वो पूरी तरह से पसीने से भीग चुकी थी। 3 घंटे बाद ऐश्वर्या पूरी तरह से थक चुकी थी। वहीं एकांश भी उसके ऊपर लेट गया था। एकांश अपनी नजरें उठाकर ऐश्वर्या के चेहरे को देखता है, जहां इस वक्त थकावट साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें बंद थी। ऐश्वर्या को देख एकांश मुस्कुराकर उसके माथे पर किस करता है और बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वो सिंपल लोवर टी शर्ट में बाहर आता है। उसके हाथ में पानी से भरा टब और एक छोटा टॉवल था। एकांश जाकर टब को साइड टेबल में रखकर कपड़े को गीला कर उससे ऐश्वर्या को अच्छी तरह से साफ करता है, क्योंकि ऐश्वर्या की हालत इतनी नहीं थी कि वो खुद को साफ कर सके। उसके बाद एकांश ऐश्वर्या को अपनी व्हाइट शर्ट पहनाता है और उसके बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। ऐसे ही सबकी जिंदगी नॉर्मल चलने लगी। एकांश और देव रोज ऑफिस जाकर अपना अपना काम देखने लगे और ऐश्वर्या और जोया घर पर रखकर वहीं से अपना काम करती। जयपुर में कार्तिक ने सब कुछ संभाल लिया था। वहीं हर्षित और हर्षिता भी मुंबई शिफ्ट हो चुके थे। सभी की लाइफ अच्छी चल रही थी। ऐसे ही पूरा 1 महीना बीत गया। अभी किसी को ऐश्वर्या के उनराल से जुड़े रहने का पता नहीं था, सिवाय एकांश, देव, हर्षित, हर्षिता और रजत के। बाकी जोया, मैक्स और कार्तिक को इस बारे में पहले से ही पता था। सुबह के वक्त ऐश्वर्या अपने कमरे में बैठी अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी और जोया अपने कमरे में थी। तभी ऐश्वर्या का फोन बजा। ऐश्वर्या देखती है कि मैक्स उसे कॉल कर रहा था, जिसे देख ऐश्वर्या की भौहें सिकुड़ गई। ऐश्वर्या कुछ देर फोन की घूरने के बाद कॉल उठाकर अपनी कड़क आवाज में बोली, काम हुआ? ऐश्वर्या की आवाज सुनकर मैक्स कुछ देर के लिए डर गया। फिर वो हिम्मत करके बोला, वो मैम, आपने जैसा कहा था वैसा हो चुका है। अब आपको वहां कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ऐश्वर्या, जिसका मैक्स की बात सुनकर मूड थोड़ा ठीक हुआ था, वो लेकिन सुनकर और खराब हो गया। ऐश्वर्या अपनी कड़क आवाज में बोली, लेकिन क्या? उसकी आवाज में एक अलग ही रौब था, जो उसे डेविल प्रिंसेस बनाता था। जिस पर मैक्स बोला, वो आपसे मिलना चाहती है। ऐश्वर्या कुछ सोचकर बोली, मीटिंग फिक्स करो। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। वहीं दूसरी ओर जोया अपने कमरे में बैठी टीवी पर टॉम एंड जेरी कार्टून देख रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। जोया ने देखा ऐश्वर्या उसके सामने खड़ी थी। ऐश्वर्या की देखकर जोया टीवी देखते हुए बोली, अरे जेठानी जी, आप यहाँ, क्या बात है? जोया की बात सुनकर ऐश्वर्या चिढ़ते हुए बोली, शट अप जोया, और ये सब छोड़कर कर मेरी बात सुनो। इतना बोलकर ऐश्वर्या जोया को गुस्से में देखती है तो जोया लापरवाही से बोली, क्या हुआ? क्यों फालतू में अपना खून जला रही हो? किया की बात पर ऐश्वर्या बोली, हमारी कल मीटिंग है उसके साथ। ऐश्वर्या की बात सुनते ही जोया सीरियस हो गई। वो बोली, लेकिन तुमने तो कहा था कि सब कुछ पहले ही सेटल हो चुका है, तो फिर ये मीटिंग क्यों? ऐश्वर्या ने एक लंबी सांसें ले और फिर कहा, हाँ, मुझे नहीं पता, ये तो उससे मिलकर ही पता चलेगा। ऐश्वर्या की बात पर जोया भी हामी में अपना सर हिलाती है। वहीं दूसरी ओर जयपुर में कार्तिक के केबिन में कार्तिक अपनी कुर्सी पर बैठकर अपना काम कर रहा था। उसकी शर्ट की बाहें मुड़ी हुई थी। वहीं उसके शर्ट के ऊपर की 2 बटन खुली थी, जिससे उसका मस्कुलर सीना साफ दिख रहा था। उसके बाल मैसी हो चुके थे, जिसकी कुछ लट उसके चेहरे पर आ रही थी।
वहीं आंखों में व्हाइट लेंस का चश्मा चढ़ाए कार्तिक बहुत हॉट और अट्रैक्टिव लग रहा था। कार्तिक अपने हाथ में पकड़े पेन को हिलाते हुए सामने रखी फाइल पढ़ रहा था कि तभी उसकी नजर सामने दरवाजे पर गई, जहां एक लड़की जिसने बेबी पिंक कलर अनारकली सूट पहन रखा था, उसके हाथ में भर चूड़ियां थी, उसने साइड चोटी बांधी थी, मांग में सिंदूर और चेहरे में मेकअप के नाम पर सिर्फ काजल और रेड लिपस्टिक। ये कोई और नहीं रुचि थी, जिसके हाथों में एक टिफिन बॉक्स था। रुचि को देखते ही कार्तिक के चेहरे पर प्यारी से मुस्कान आ गई। कार्तिक बोला, तुम वहां कब से खड़ी हो? वहीं रुचि चलकर कमरे में आ गई और सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली, तभी जब आप मेरी सौतन के साथ बिजी थे। रुचि की बात सुनकर कार्तिक अपनी भौहें उचकाकर उसे देखने लगा, तो रुचि बोली, अरे आपका काम और कौन, जब देखो तब बस उसी में लगे रहते हो, ना खाने की चिंता न सोने की। जिस पर कार्तिक बोला, उन सबके लिए तुम तो हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, जिसे सुन रुचि शर्माने लगी। रुचि को शर्माते देख कार्तिक बोला, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे गाल उतने लाल क्यों हैं? दरअसल शर्माने की वजह से रुचि के गाल लाल हो गए थे। रुचि खुद को नॉर्मल दिखाने का कोशिश करते हुए अपने दोनों गालों पर हाथ रख लेती है और कहती है, वो कुछ नहीं, आप चलकर खाना खा लीजिए, वरना वो ढेंडा हो जाएगा। कार्तिक भी रुचि को ज्यादा परेशान न करते हुए चुपचाप खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद रुचि जैसे ही खड़े होने की होती है कि तभी कार्तिक उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है, ऐसे कैसे जाने दूं बेबी, तुमने मुझे खाना तो खिला दिया लेकिन मेरी स्वीट। इतना कहकर कार्तिक रुचि के लाल होठों को देखता है। वहीं रुचि, जो कार्तिक के कहने का मतलब समझ चुकी थी, वो हल्का गुस्सा दिखाते हुए बोली, आप ना बहुत बेशर्म होते जा रहे हैं। जिस पर कार्तिक बोला, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। इतना कहकर कार्तिक रुचि के होठों पर अपनी उंगली फिराता है और फिर उसके होठों पर अपने होठ रख उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। वहीं उसका एक हाथ रुचि की कमर पर, उसका दूसरा हाथ रुचि की गर्दन के पीछे था। कार्तिक कभी रिचू की लोअर लिप तो कभी उसकी ऊपर वाली होठ पर सक और बाइट करता। धीरे धीरे उसकी किस पसीनेट होने लगी थी। दोनों अभी किस कर ही रहे थे कि तभी कोई कार्तिक के केबिन का डोर नॉक करता है, जिसे पहले तो कार्तिक इग्नोर करता है, लेकिन दोबारा से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर कार्तिक रुचि के होठों को छोड़कर गुस्से में दरवाजे की तरफ देखने लगता है। वहीं रुचि लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जब वो नॉर्मल हुई तो धीमे से कार्तिक से बोली, छोड़े, हमें कोई आ जाएगा। क्योंकि इस वक्त भी रुचि कार्तिक की गोद में थी, लेकिन कार्तिक उसे अपनी गोद से ना उठकर बोलता है, चुपचाप बैठी रहो। कार्तिक ने इतना बोला ही था कि तभी उसके केबिन का दरवाजा खुल गया। कार्तिक सामने देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, वो तो जैसे सदमे में चला गया था। वही हाल रुचि का भी था। जयपुर में कार्तिक के केबिन में कार्तिक अपनी कुर्सी पर बैठकर अपना काम कर रहा था। उसकी शर्ट की बाहें मुड़ी हुई थी, वहीं उसके शर्ट के ऊपर की 2 बटन खुली थी, जिससे उसका मस्कुलर सीना साफ दिख रहा था। उसके बाल मैसी हो चुके थे, जिसकी कुछ लट उसके चेहरे पर आ रही थी। वहीं आंखों में व्हाइट लेंस का चश्मा चढ़ाए कार्तिक बहुत हॉट और अट्रैक्टिव लग रहा था। कार्तिक अपने हाथ में पकड़े पेन को हिलाते हुए सामने रखी फाइल पढ़ रहा था कि तभी उसकी नजर सामने दरवाजे पर गई, जहां एक लड़की जिसने बेबी पिंक कलर अनारकली सूट पहन रखा था, उसके हाथ में भर चूड़ियां थी, उसने साइड चोटी बांधी थी, मांग में सिंदूर और चेहरे में मेकअप के नाम पर सिर्फ काजल और रेड लिपस्टिक। ये कोई और नहीं रुचि थी, जिसके हाथों में एक टिफिन बॉक्स था। रुचि को देखते ही कार्तिक के चेहरे पर प्यारी से मुस्कान आ गई। कार्तिक बोला, तुम वहां कब से खड़ी हो? वहीं रुचि चलकर कमरे में आ गई और सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली, तभी जब आप मेरी सौतन के साथ बिजी थे। रुचि की बात सुनकर कार्तिक अपनी भौहें उचकाकर उसे देखने लगा, तो रुचि बोली, अरे आपका काम और कौन, जब देखो तब बस उसी में लगे रहते हो, ना खाने की चिंता न सोने की। जिस पर कार्तिक बोला, उन सबके लिए तुम तो हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, जिसे सुन रुचि शर्माने लगी। रुचि को शर्माते देख कार्तिक बोला, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे गाल उतने लाल क्यों हैं? दरअसल शर्माने की वजह से रुचि के गाल लाल हो गए थे। रुचि खुद को नॉर्मल दिखाने का कोशिश करते हुए अपने दोनों गालों पर हाथ रख लेती है और कहती है, वो कुछ नहीं, आप चलकर खाना खा लीजिए, वरना वो ढेंडा हो जाएगा। कार्तिक भी रुचि को ज्यादा परेशान न करते हुए चुपचाप खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद रुचि जैसे ही खड़े होने की होती है कि तभी कार्तिक उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है, ऐसे कैसे जाने दूं बेबी, तुमने मुझे खाना तो खिला दिया लेकिन मेरी स्वीट। इतना कहकर कार्तिक रुचि के लाल होठों को देखता है। वहीं रुचि, जो कार्तिक के कहने का मतलब समझ चुकी थी, वो हल्का गुस्सा दिखाते हुए बोली, आप ना बहुत बेशर्म होते जा रहे हैं। जिस पर कार्तिक बोला, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। इतना कहकर कार्तिक रुचि के होठों पर अपनी उंगली फिराता है और फिर उसके होठों पर अपने होठ रख उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। वहीं उसका एक हाथ रुचि की कमर पर, उसका दूसरा हाथ रुचि की गर्दन के पीछे था। कार्तिक कभी रिचू की लोअर लिप तो कभी उसकी ऊपर वाली होठ पर सक और बाइट करता। धीरे धीरे उसकी किस पसीनेट होने लगी थी। दोनों अभी किस कर ही रहे थे कि तभी कोई कार्तिक के केबिन का डोर नॉक करता है, जिसे पहले तो कार्तिक इग्नोर करता है, लेकिन दोबारा से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर कार्तिक रुचि के होठों को छोड़कर गुस्से में दरवाजे की तरफ देखने लगता है।
वहीं रुचि लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जब वो नॉर्मल हुई तो धीमे से कार्तिक से बोली, छोड़े हमें, कोई आ जाएगा। क्योंकि इस वक्त भी रुचि कार्तिक की गोद में थी, लेकिन कार्तिक उसे अपनी गोद से ना उठकर बोलता है, चुपचाप बैठी रहो। कार्तिक ने इतना बोला ही था कि तभी उसके केबिन का दरवाजा खुल गया। कार्तिक सामने देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो तो जैसे सदमे में चला गया था। वही हाल रुचि का भी था। वहीं सामने खड़े शख्स का भी यही हाल था। वो अपनी आंखें बड़ी करके कार्तिक और रुचि को देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ वो फौरन पलटकर खड़ा हो गया। रुचि भी कार्तिक से दूर गई। वो जल्दी जल्दी से सारे बर्तन उठाकर वहां से भाग गई। अब कार्तिक को सामने खड़े शख्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे उसके रोमांटिक मोमेंट को खराब कर दिया था। तभी कार्तिक गुस्सा करते हुए बोलता है, मैक्स क्या टी डोर नॉक करके नहीं आ सकते थी? जो ये कोई और नहीं मैक्स था, जो कार्तिक के साथ जयपुर में रहकर सारा काम संभालता था। मैक्स कुछ सोचने लगा, फिर वो बोला, आज से पहले मैं कभी भी डोर नॉक करके केबिन में नहीं आया, तो गिर आज क्यों करता, और मुझे थोड़ी ना सपना आता है कि तुम। इतना कहकर मैक्स चुप हो गया। वहीं कार्तिक उसकी बात समझ चुका था। वो बोला, वो पहले की बात थी, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है, तो प्लीज मेरे बाप अगली बार से दरवाजा नॉक करके आना। कहते हुए कार्तिक मैक्स के हाथ जोड़ लेता है, जिसे देखकर मैक्स का मुंह बन गया था। लेकिन तभी कार्तिक अपने गुस्से को काबू में करके कहता है, वैसे तुम यहाँ किस काम से आए हो? जिस पर मैक्स सीरियस होकर बोला, मैम ने उसके साथ कल मीटिंग फिक्स की है। मैक्स की बात सुनते ही कार्तिक झटके से अपनी कुर्सी से खड़ा होकर लगभग चिल्लाते हुए बोला, वट लेकिन क्यों? जबकि ऐश जानती है वहां जाना खतरे से खाली नहीं, और शायद उसके लिए कोई ट्रैप भी हो सकता है। कार्तिक को परेशान होते देख मैक्स बोला, आप सही बोल रहे हो, लेकिन मैम का वहां जाना जरूरी है, ये आप भी जानते हो, और वैसे भी उनके साथ जोया है। लेकिन फिर भी कार्तिक की परेशानी कम नहीं हुई। कार्तिक जाकर अपने केबिन लगी ग्लास विंडो के पास खड़ा होकर बोला, मैक्स तुम जानते हो वो कैसी औरत है, इसलिए मुझे उनकी फिक्र है। मैक्स बोला, हमने पहले ही सारी तैयारी कर ली, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैक्स आगे बोला, मुझे कुछ काम से लंदन जाना है, 1 हफ्ते में मैं लौट आऊंगा। कार्तिक अपना सर हाँ में हिला देता है। दरअसल लंदन में कुछ इवेंट्स चल रहे थे, जिनकी जिम्मेदारी ऐश्वर्या की कंपनी को मिली थी। उसी को देखने मैक्स वहां जा रहा था। वैसे जाना तो ऐश्वर्या चाहती थी, लेकिन उसके राज तिलक के कारण वो इस वक्त कहीं नहीं जा सकती। मैक्स के जाने के बाद कार्तिक अपना फोन निकालकर कुछ देर तक किसी से बात करता है, फिर जाकर अपनी चेयर पर बैठकर दोबारा से अपना काम करने लगता है। वहीं मुंबई में ठाकुर इंटरप्राइज में एकांश अपना काम कर रहा था। तभी उसका फोन बजा। एकांश देखता है स्क्रीन में जान फ्लैश हो रहा था, जिसके साथ 3 हॉट इमोजी थे। कॉल देखकर एकांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो कॉल उठाकर कर्कश आवाज में बोला, क्या बात है जान, अभी से हमारी याद आने लगी, रात तक वेट करो बेबी। दूसरी तरफ से ऐश्वर्या, जो कि एकांश की बेशर्मी भरी बातें सुन रही थी, उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे। ऐश्वर्या अपनी शर्माहट को छुपाते हुए एकांश से बोली, आप भी ना, आपको जरा भी शर्म नहीं आती, जब देखो तब बेशर्मी भरी बातें करते रहते हैं। जिस पर एकांश मुस्कुराते हुए कहता है, अजी अब अपनी बीवी से कैसा शर्माना। ऐश्वर्या एकांश की ना सुनकर मुस्कुराने लगती है, फिर जल्दी से अपने इमोशन छुपाकर सीरियस होकर बोलती है, वो कल ही दिल्ली जाना है, एक मीटिंग है वहां पर, और जोया भी हमारे साथ जा रही है। ऐश्वर्या ने जानबूझकर जोया का ना लिया था, ताकि एकांश उसे जाने से मना ना करे, क्योंकि शादी के बाद से अब तक एक भी दिन एकांश ऐश्वर्या के बिना नहीं रहा था। शायद अब उसे ऐश्वर्या की आदत हो चुकी थी, इसके बिना एकांश को नींद ही नहीं आती थी। ऐश्वर्या की बात सुनकर एकांश की भौहें तन गई। वो सीरियस टोन के बोला, तुम कितने दिनों के लिए जा रही हो? जिस पर ऐश्वर्या कुछ सोचकर बोला, अमन कम से कम 3 दिन के लिए। जिसे सुनते ही एकांश बोला, नो तुम नहीं जाओगी। ऐश्वर्या पहले से जानती थी कि एकांश का यही जवाब होगा। वो गहरी सांस छोड़ा एकांश को समझाते हुए कहती है, लेकिन हमारा वहां जाना जरूरी है, मैक्स भी कुछ दिनों के लिए लंदन गया है। ऐश्वर्या अपनी पूरी कोशिश कर रही थी को वो एकांश को समझा सके, लेकिन एकांश बस चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। वो बोला, तुम नहीं जाओगी। ऐश्वर्या भी एकांश की बात सुनकर गुस्सा हो गई थी। वो बोली, हम जाएंगे और आप हमें रोक नहीं सकते। वहीं दूसरी ओर जोया, जो कि देव के ऑफिस पहुंच चुकी थी और इस वक्त उसके सामने खड़ी थी। जोया अपने दोनों हाथ बंधे खड़ी सामने अपना सर झुकाए खड़े देव को देख रही थी, क्योंकि जिस वक्त जोया देव के केबिन में आई थी तब देव किसी लड़की के साथ था, और वो लड़की देव के गले लगकर खड़ी थी, और जोया ने उसे देख लिया था। बस तभी से जोया देव को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। आधे घंटे से भी ज्यादा हो चुके थे, लेकिन अब तक दोनों में कोई भी नहीं बोला था। तभी देव झुंझलाते हुए बोला, क्या यार, कब से तुम मुझे घूरे जा रही हो, ना खुद कुछ बोल रही हो और ना ही मुझे किस बोलने से रही हो। कहते हुए देव जोया की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, लेकिन इससे पहले वो जोया तक पहुंच पाता, जोया उसे अपना हाथ दिखाकर बीच में ही रोक देती है। जोया गुस्से में बस इतना कहती है, वो लड़के कौन थी और यहाँ तुम्हारे सेबिन में क्या कर रही थी, वो भी तुमसे चिपककर। जोया लास्ट वार्ड को लंबा खींचकर कहती है। देव जो किया को इतने गुस्से में देखकर ही डर गया, तो अपने मन में बोला, अबे यार देव, अब कहाँ फंस गया तू।
अगर इससे सच बताएगा तो भी पिटना है और झूठ बोलेगा तब भी पिटेगा। देव सोच ही रहा था कि तभी जोया बोली, मैंने कुछ पूछा है, बोलो। जिस पर देव जल्दी से बोलता, अरे बता तो रहा हूं मेरी माँ, अब की छोटे बच्चे की जान लोगी। देव की बात सुनकर जोया उसे घूर कर देखती है। देव सोच ही रहा था कि तभी जोया बोली, मैंने कुछ पूछा है, बोलो। जिस पर देव जल्दी से बोलता, अरे बता तो रहा हूं मेरी माँ, अब की छोटे बच्चे की जान लोगी। देव की बात सुनकर जोया उसे घूर कर देखती है। जिस पर देव अपना क्यूट सा फेस बनाकर कहता है, अरे मैं कुछ नहीं कर रहा था, वो छिपकली देखकर डर गई और सीधा आकर मुझसे चिपक गई। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, सच्ची तुम्हारी कसम। देव की बात पर जोया खुद से बड़बड़ाकर कहती है, वो खुद तो किसी छिपकली से कम नहीं लगती, बल्कि छिपकली को उससे डर लगना चाहिए। जोया को खुद से बातें करते देख देव धीमे कदमों से जोया के पास जाकर उसे पीछे से हग करके अपनी बाहों में भरते हुए बोला, जान तुम जानती हो मैं तुम्हारे अलावा और किसी लड़की की तरफ देखता तक नहीं। तुम्हें अपने देव पर भरोसा है ना? देव प्यार से जोया के कंधे पर अपना सर रखकर कहता है। जिस पर जोया बोली, तुम पर, लेकिन उन छिपकलियों पर नहीं। जोया को ऐसे जेलस होते देख देव को हंसी आ रही थी, लेकिन वो हंसता नहीं, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो हंसा तो जोया उसे नहीं छोड़ने वाली। इसलिए वो अपनी हंसी दबाए चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर तक वैसे ही खड़े रहने के बाद देव जोया को लेकर सोफे पर बैठ गया। जोया देव की गोद में बैठी थी और देव के दोनों हाथ उसकी कमर पर लिपटे हुए थे। देव जोया की कमर पर हाथ फेरते हुए बोला, वैसे बेबी तुम यहाँ क्यों आई थी? देव की बात सुनकर जोया अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, ओ शिट, उस भूतनी के चक्कर में मैं जिस काम से यहाँ आई थी वो तो भूल ही गई। जोया को खुद से बात करते देख देव उसको अपनी तरफ पलटता है और पूछता है, कौन सा काम बेबी? जिस पर जोया कुछ सोचकर बोली, कल हम दिल्ली का रहे हैं। जोया की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बीच में ही देव बोला, लेकिन मैं यहाँ का काम ऐसे अचानक छोड़कर। ओह हेलो, मैंने कब कहा कि तुम जा रहे हो? देव की बात पूरी होने से पहले ही जोया उसकी बात बीच में काटकर कहती है। जोया की बात सुनकर देव को जैसे झटका सा लगता है। वो हैरानी भरे भाव से बोला, तो फिर? जोया बोली, हमसे मेरा मतलब मैं और ऐश्वर्या, तुम नहीं। देव बोला, लेकिन क्यों और कितने दिनों के लिए? जोया लापरवाही से बोली, वो हमें वहां कुछ काम है और हमें वहां कम से कम 4 से 5 दिन तो लग ही जाएंगे। जोया की बात से जैसे देव को झटका सा लगता है, वो एकदम से बोला, क्या 4-5 दिन के लिए? तो तब तक मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा तुम्हारे बिना? देव बिल्कुल किसी छोटे बच्चों की तरह बोल रहा था, जिसे उसकी मां छोड़कर जा रही हो। जोया पहले तो देव को घूर कर देखती है, फिर कहती है, मैं कोई हमेशा के लिए नहीं जा रही जो ऐसा रिएक्ट कर रहे हो। लेकिन देव कहाँ सुनने वाला था, वो बोला, नहीं तुम नहीं जाओगी। देव की बात सुनकर ऐश्वर्या उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरती है और कहती है, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, समझे, बताया है। और मैं कल दिल्ली जा रही हूँ, मतलब जा रही हूँ। मैं भी देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। इतना कहकर जोया गुस्से में देव की गोद से खड़ी हो जाती है और बिना देव की तरफ देखे सेबिन से बाहर निकल जाती है। वो अभी जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर उसी लड़की पर गई जो कुछ देर पहले देव के केबिन में उससे चिपकी खड़ी थी। वो लड़की देव के केबिन पास खड़ी होकर छुप छुप कर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफसोस देव का केबिन साउंड प्रूफ था, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं सुन पाए। जब जोया उस लड़की को देखती है तो गुस्से में उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो घूर कर उसे देखने लगती है। वहीं लड़की जोया को अपने सामने देखकर पूरी तरह से डर गई थी। जिसे देखते हुए किया बोली, तुम यहाँ कहाँ कर रही हो? क्या तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है? जोया की आवाज से गुस्सा साफ झलक रहा था। जिसे सुन लड़की बोली, वो मैम, वो मैं लड़की को ऐसे हकलाते देख जोया को उस पर कुछ शक होता है, इसलिए वो थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है, क्या वो मैं लगा रखा है? सीधा सीधा बोलते नहीं बनता क्या? अब तो उस लड़की जिसका नाम नीलू था वो बोली, सॉरी मैम, वो एक्चुअली मुझे इन डॉक्यूमेंट्स पर सर के साइन चाहिए थे, इसलिए। नीलू की बात सुन जोया उसे ऊपर से नीचे तक देखती है, फिर कहती है, लेकिन ये काम तो अमन का है, तो फिर तुम? अब जोया का शक उस पर और बढ़ता जा रहा था। तभी नीली जल्दी से बोली, वो मैम, अमन सर ने ही हमें देव सर से इस पर साइन करवा कर ले को कहा था। जोया कुछ देर सोचती है, फिर उसे जाने का इशारा करती है। नीलू के जाने के बाद जोया अपनी चिन को सहलाते हुए खुद से कहती है, ये लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही, जरूर उसमें कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। इतना कहकर जोया अपना फोन निकालती है, फिर किसी को कॉल करके उस आदमी से कुछ देर बात करके कॉल काट देती है और जाने से पहले एक बार देव की सेबिन की तरफ देखती है और फिर वहां से चली जाती है। अगले दिन ऐश्वर्या और जोया दोनों ही मुंबई से दिल्ली के लिए अपने प्राइवेट जेट से निकल चुकी थी। कल रात से एकांश भी घर नहीं आया था और देव ने जोया को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन देव की कहाँ चलने वाली थी जोया के सामने। आखिर में देव हार मानकर जोया को जाने देता है, लेकिन देव अभी भी उदास था और उसका कारण था जोया का उसे दूर होना, क्योंकि अब वो जोया के बिना नहीं रह पाता था। दिल्ली एयरपोर्ट में दो खूबसूरत लड़कियां जिन्होंने काले कपड़े पहन रखे थे, हील वाले काले बूट्स के साथ, चेहरे पर काला दिन मास्क और आंखें में शेड्स, दोनों ने बालों को हाई पोनीटेल में बांधा था। दोनों का परफेक्ट फिगर किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए काफी था।
लेकिन उनके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। वो डेविल की रानी लग रही थी। दोनों ही बला की खूबसूरत, लेकिन उनका ऑरा किसी को भी डराने के लिए काफी था। एयरपोर्ट में सभी लोग उन्हें ही देखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों को काले कपड़े पहने गार्ड्स ने घेर रखा था, जिनके कपड़ों पर कोई भी लोगो नहीं था। लेकिन उन गार्ड्स को देखकर कोई भी कह सकता था कि वो वेल ट्रेन्ड है। सभी गार्ड्स उन दोनों लड़कियों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो लड़कियां कोई और नहीं, जोया और ऐश्वर्या थी। उसके बाद सभी एयरपोर्ट से अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। कुछ ही देर में उन गाड़ियों का काफिला एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुका। 50 मंजिला ऊंची इमारत को बाहर से दिखने में काफी सुंदर थी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों से माई वर्ल्ड लिखा था। इसका मतलब ये ऐश्वर्या का होटल था, जो कि अब दिल्ली के टॉप होटल की लिस्ट में आता था, वो भी इतने कम समय में। तभी एक आदमी भागकर उन गाड़ियों के दरवाजा आकर खोलता है, तो उनसे दो लड़कियां बाहर निकल कर आती है। दोनों ने अपनी आंखों के काले शेड्स पहने हुए थे। दोनों ही कतई जहर लग रही थी। वो दोनों चक्का होटल के अंदर गई। दोनों देखती है, होटल का पूरा इंटीरियर डिजाइन व्हाइट और ग्रे कलर का था, जो पूरे होटल को क्लासी लुक दे रहा था। साथ में वहां पर रखा हर एक सामान बाहर देश से मंगाया गया था। वो लड़कियां जैसे ही अंदर पहुंचती है, उनके पास होटल का मैनेजर कुछ स्टाफ के साथ आता है, जो उनके स्वागत के लिए सुबह से खड़ा था। वो उन दोनों लड़कियों के सामने अपना सर झुकाकर अदब के साथ कहता है, गुड मॉर्निंग मैम, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। लेकिन वो दोनों लड़कियां उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। दोनों अपना सर हाँ में हिलाती है। दोनों के फेस पर मास्क था, इसलिए उन्हें पहचान पाना मुश्किल था। वो दोनों कुछ देर तक आसपास का मुआयना करती है और फिर बिना मैनेजर से कुछ भी बोले दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है, जो कि सीधा टॉप फ्लोर पर जाकर रुकती थी। ये लिफ्ट खासकर उस होटल के मालिक के लिए बनाई गई थी और वहां उनकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया था, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। पूरा का पूरा टॉप फ्लोर, जिस पर बस कुछ लोगों को ही जाने की परमिशन थी, उसके लिए एक पर्सनल लिफ्ट थी। दोनों के जाते ही वहां का माहौल, जो इस वक्त गर्म था, वो नॉर्मल हो गया। उसके बाद मैनेजर सभी स्टाफ को देखकर उन्हें समझाते हुए कहता है, हमारी बॉस यहां आई हुई है, इसलिए उन्हें यहां किसी भी चीज की कमी या परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिस पर सभी अपना सर हिलाकर एक साथ हामी भरते हैं। उसके बाद मैनेजर वहां से चला गया। टॉप फ्लोर पर जाकर लिफ्ट रोकी। दोनों लड़कियां उससे बाहर निकलती है और सामने बने बड़े से अपार्टमेंट में चली जाती है, जिसको खूबसूरती देखने लायक थी। वहां पर 5 कमरे में और एक बड़ा सा हॉल में 7 अटैच्ड किचन थी, साथ में बड़ी से बालकनी, जहां पर स्विमिंग पूल था। वहां का नजारा बहुत खूबसूरत था। वहां हर एक सामान की कीमत लाखों की थी। दोनों वहां आकर हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाती है और अपने शेड्स और मास्क को निकालकर सामने टेबल पर रख देती है, जिस पर हमें पता चलता है कि लड़कियां कोई और नहीं, ऐश्वर्या और जोया ही थी। ऐश्वर्या अपनी आंखें बंद किए सोफे से सर टिकाए थी। वो वैसे ही बोली, पता करो क्या वो यहां पहुंची। ऐश्वर्या की बात पर जोया अपना सर हाँ में हिलाकर किसी को कॉल लगाती है। थोड़ी देर बात करने के बाद जोया ऐश्वर्या के कहती है वो शाम तक यहां पहुंच जाएगी, जिस पर ऐश्वर्या बस होम कहती है। उसके बाद दोनों अपने अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ मुंबई में देव अपने घर में बैठा था। वहीं उसे सामने एकांश बैठा था। घर में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था, क्योंकि दीक्षा जी और ग्रेनी कुछ दिनों के लिए जयपुर गई थी। देव का चेहरा उदास था, वहीं एकांश एक्सप्रेशन लेस था। देव एकांश को देखते हुए कहता है, भाई वो ऐसा कैसे कर सकती है, मुझे यहाँ अकेली छोड़कर कैसे जा सकती है। एकांश देव की बातों से इरिटेट हो रहा था, इसलिए वो बोला, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो वो हमेशा तुम्हें अपने साथ लेकर घूमेगी। एकांश की बात सुनकर देव का मुंह बन गया। देव कुछ भी बोलता उससे पहले एकांश बोला, चुपचाप से ऑफिस जाओ और अपना काम करो। इतना कहकर एकांश खड़ा हो गया और अपने कमरे की तरफ चला गया। पहले तो देव कुछ देर तक एकांश को देखता है, फिर वो भी उठकर वहां से चला जाता है। एकांश, जिसके दिमाग में अभी भी ऐश्वर्या की बातें चल रही थी, वो कुछ सोचकर किसी को कॉल करता है। कुछ रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से रजत की आवाज आई, यस बॉस। एकांश अपना एक हाथ अपने पेंट की पॉकेट पर डालते हुए कहता है, मैंने जो काम कहा था हो हुआ, उनका कुछ पता चला। जिस पर रजत बोला, यस बॉस, मैम वहां किसी से मिलने गई, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ किससे, वो हम आपको जल्दी पता करके बता देंगे। रजत की बात सुनकर एकांश कॉल काट देता है और कुछ सोचकर क्लोजेट में चला जाता है। वो थोड़ी देर में तैयार होकर बाहर निकला और वहां से चला गया। लंदन एयरपोर्ट में मैक्स एयरपोर्ट पहुंचकर वहां से चेक आउट करके बाहर जा ही रहा था कि तभी एक लड़की आकर उससे टकरा गई। वो जैसे ही गिरने वाली थी, उससे पहले ही मैक्स उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। अब मैक्स उस लड़की को देख रहा था जो डर से अपनी आंखें बंद किए हुए थी। उस लड़की को देखकर मैक्स जैसे उसमें कहीं खो सा जाता है। उसे कुछ भी होश नहीं था कि आसपास के लोग उन्हें ही देख रहे थे। वहीं उसके बाहों में जो लड़की थी, वो धीमे धीमे अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने हैंडसम से मैक्स को देखकर उसका दिल जोटोस धड़कने लगता है, जिससे वो की भी हैरान थी। वो मैक्स को देखते हुए अपनी मन में बोली, ओ माय माता जी, ये बंदा कितना ज्यादा हैंडसम है और दिखने में अमीर भी, आज तो मेरी लॉटरी लग गई।
वो लड़की सोच जी रही थी कि तभी मैक्स उस लड़की को सही से खड़ा करके उसे अच्छे से देखते हुए बोला, आर यू ऑक? जिस पर लड़की बोली, या आई एम फाइन, बे द वे थैंक यू, मुझे गिरने से बचाने के लिए। जिस पर मैक्स बस अपना सर हाँ में हिला देता है और वहां से जाने लगता है। जिसे जाते देख उस लड़की का मुंह खुला रह गया। वो बोली, इसकी इतनी हिम्मत, इतनी पटाखा, लड़की को इग्नोर किया जिसकी झलक के लिए लड़के लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। फिर कुछ सोचकर मुस्कुराती है और अपने हाथ में पकड़े मोबाइल और पर्स को हिलाते हुए वहां से चली जाती है। मैक्स जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलता है तो वो देखता है उसे जो कार लेने आने वाली थी वो अभी तक नहीं आए। इसलिए मैक्स अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करने का सोचता है, लेकिन वो जैसे ही अपने पेंट की पॉकेट पर हाथ डालता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और उसके मुंह से एकदम से निकलता है, ओ शिट। दूसरी तरफ मुंबई में देव अपने घर में बैठा था। वहीं उसे सामने एकांश बैठा था। घर में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था, क्योंकि दीक्षा जी और ग्रेनी कुछ दिनों के लिए जयपुर गई थी। देव का चेहरा उदास था, वहीं एकांश एक्सप्रेशन लेस था। देव एकांश को देखते हुए कहता है, भाई वो ऐसा कैसे कर सकती है, मुझे यहाँ अकेली छोड़कर कैसे जा सकती है? एकांश देव की बातों से इरिटेट हो रहा था, इसलिए वो बोला, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो वो हमेशा तुम्हें अपने साथ लेकर घूमेगी। एकांश की बात सुनकर देव का मुंह बन गया। देव कुछ भी बोलता उससे पहले एकांश बोला, चुपचाप से ऑफिस जाओ और अपना काम करो। इतना कहकर एकांश खड़ा हो गया और अपने कमरे की तरफ चला गया। पहले तो देव कुछ देर तक एकांश को देखता है, फिर वो भी उठकर वहां से चला जाता है। एकांश, जिसके दिमाग में अभी भी ऐश्वर्या की बातें चल रही थी, वो कुछ सोचकर किसी को कॉल करता है। कुछ रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से रजत की आवाज आई, यस बॉस। एकांश अपना एक हाथ अपने पेंट की पॉकेट पर डालते हुए कहता है, मैंने जो काम कहा था हो हुआ, उनका कुछ पता चला? जिस पर रजत बोला, यस बॉस, मैम वहां किसी से मिलने गई, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ किससे, वो हम आपको जल्दी पता करके बता देंगे। रजत की बात सुनकर एकांश कॉल काट देता है और कुछ सोचकर क्लोजेट में चला जाता है। वो थोड़ी देर में तैयार होकर बाहर निकला और वहां से चला गया। लंदन एयरपोर्ट में मैक्स एयरपोर्ट पहुंचकर वहां से चेक आउट करके बाहर जा ही रहा था कि तभी एक लड़की आकर उससे टकरा गई। वो जैसे ही गिरने वाली थी उससे पहले ही मैक्स उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। अब मैक्स उस लड़की को देख रहा था जो डर से अपनी आंखें बंद किए हुए थी। उस लड़की को देखकर मैक्स जैसे उसमें कहीं खोसा जाता है। उसे कुछ भी होश नहीं था कि आसपास के लोग उन्हें ही देख रहे थे। वहीं उसके बाहों में जो लड़की थी वो धीमे धीमे अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने हैंडसम से मैक्स को देखकर उसका दिल जोटोस धड़कने लगता है, जिससे वो की भी हैरान थी। वो मैक्स को देखते हुए अपनी मन में बोली, ओ माय माता जी, ये बंदा कितना ज्यादा हैंडसम है और दिखने में अमीर भी, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। वो लड़की सोच जी रही थी कि तभी मैक्स उस लड़की को सही से खड़ा करके उसे अच्छे से देखते हुए बोला, आर यू ऑक? जिस पर लड़की बोली, या आई एम फाइन, बे द वे थैंक यू, मुझे गिरने से बचाने के लिए। जिस पर मैक्स बस अपना सर हाँ में हिला देता है और वहां से जाने लगता है। जिसे जाते देख उस लड़की का मुंह खुला रह गया। वो बोली, इसकी इतनी हिम्मत, इतनी पटाखा, लड़की को इग्नोर किया जिसकी झलक के लिए लड़के लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। फिर कुछ सोचकर मुस्कुराती है और अपने हाथ में पकड़े मोबाइल और पर्स को हिलाते हुए वहां से चली जाती है। मैक्स जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलता है तो वो देखता है उसे जो कार लेने आने वाली थी वो अभी तक नहीं आए। इसलिए मैक्स अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करने का सोचता है, लेकिन वो जैसे ही अपने पेंट की पॉकेट पर हाथ डालता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और उसके मुंह से एकदम से निकलता है, ओ शिट। इतना कहकर मैक्स अपना हाथ सर पर रख लेता है और खुद से कहता है, मेरा वॉलेट। दरअसल हुआ ये था कि मैक्स जिस लड़की से टकराया था उसने चुपके से मैक्स का मोबाइल और वॉलेट चुरा लिया था। मैक्स अब गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुमने ये अच्छा नहीं किया। लड़की गुस्से में उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और शायद इसका कारण ये था कि आज पहली बार मैक्स के साथ ऐसा हुआ था। जिसके सामने एक आदमी एक सुई तक अपने साथ नहीं ले जा सकता, उसी का एक लड़की ने बटवा मार लिया था। दूसरी ओर वही लड़की जिसने मैक्स का बटवा चुराया था वो बहुत खुश लग रही थी। वो अपने हाथ में पकड़े पर्स को उछालते हुए चल रही थी कि तभी उसके सामने कोई आ गया, जिसे देखते ही उस लड़की के कदम एक जगह ठिठक गए। वो पहले सामने खड़े शख्स को घूर कर देखती है और गुस्से में कहती है, रास्ता छोड़ो मेरा, वरना। लड़की इतना बोली ही थी कि उसके सामने खड़ा शख्स घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला, क्या जाने मन भला अपने होने वाले पति से कोई ऐसे बात करता है भला, और वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि आज कुछ बड़ा हाथ मारा है तुमने। उस आदमी की बात सुनकर लड़की के चेहरे पर चिढ़ भरी मुस्कान आ गई। वो एक नज़र सामने खड़े आदमी को देखती है और गुस्से में कहती है, पहली बात मैं मर जाऊंगी लेकिन तुझ जैसे घटिया इंसान से शादी नहीं करूंगी, और दूसरी बात तू अपने काम से काम रख, क्योंकि मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरे काम में टांग अड़े। इतना कहकर वो लड़की अपने सामने खड़े आदमी को साइड कर वहां से चली गई। जिसे जाते देख उस आदमी की गुस्से में मुठिया कस गई। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, रीटा अरोरा बहुत हवा में उड़ रही हो, लेकिन बस आज रात तक, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी जिंदगी नरक बनने वाली है और उसका श्रेय मुझे जाएगा।
इतना कहकर वो आदमी भी वहां से चला गया। शाम को मैक्स इस वक्त माई वर्ल्ड की कंपनी के ऑफिस में बैठा अपने सामने खड़े कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। उसका मूड कुछ खराब लग रहा था। उसके बाद वो सबको जाने का बोलकर वहीं कुर्सी पर अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखें बंद थी और उसे रह रहकर वही एयरपोर्ट वाली लड़की का चेहरा अपने सामने दिखाई दे रहा था, जिससे अब वो परेशान हो चुका था। गुस्से में मैक्स अपने सामने रखी एक फाइल को फेंकते हुए कहता है, मैं कभी भी किसी से हार नहीं मान सकता। मैं उस लड़की को ढूंढकर उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो हमेशा याद रखेगी। मैक्स खुद से बात कर ही रहा था कि तभी मैक्स के केबिन का दरवाजा खुला, जहां से एक आदमी अंदर आया। उसके हाथ में एक फाइल थी। वो आदमी मैक्स के सामने उस फाइल को करते हुए कहता है, सर आपने जो एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज मंगवाई थी वो ये है। मैक्स उसके हाथ से फाइल लेकर उसमें से एक फोटो निकालकर उसे देखते हुए बोला, उसके बारे में और कुछ पता चला। जिस पर वो आदमी, सर उसका नाम रीटा अरोरा है और वो यहाँ इंडिया से अपनी बिजनेस की स्टडी करने आई है, जो लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। इतना कहकर वो शांत हो गया तो मैक्स अपनी नज़र फोटो से उठकर सामने की तरफ देखकर बोला, इसके आगे। उस आदमी ने डरते हुए कहा, हमें बस इतना ही पता चला है, बाकी का पता कर रहे हैं। जिसे सुनकर मैक्स को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो उसे बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। मैक्स कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। मैक्स ने ऑफिस आते ही सबसे पहले अपने लिए नया फोन ले लिया था। मैक्स टेबल से फोन उठाकर उसमें नंबर देखता है। कॉलर आईडी पर डेविल शैडो लिखा था, जिसे देखकर मैक्स की आंखें चौड़ी हो गई। वो जल्दी से कॉल उठाता है। तभी दूसरी फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, आज रात रेन क्लब में ड्रग डील होने वाली है, जिसे तुम्हें रोकना है और उन्हें रेंज हाथों पकड़ना है। बात सुनकर मैक्स ऑक कहकर कॉल काट देता है और फिर शाम को क्लब जाने की तैयार करने को कहता है। शाम को रेन क्लब में, ये क्लब एक 7 स्टार होटल के अंदर था। क्लब में चारों तरफ चहल पहल मची थी। वहां की डिम लाइट्स में लाउड म्यूजिक बज रहा था, जिसकी धुन में वहां सभी थिरक रहे थे। वहीं क्लब के एक कोने में काले कपड़े पहने एक आदमी अपने हाथ में वाइन की गिलास पकड़े सामने डांस कर रहे लोगों को देख रहा था। उसने इस वक्त पूरे काले कपड़े पहन रखे थे, जिसमें वो डेविल लग रहा था, लेकिन उसका हैंडसम चेहरा देखकर कोई भी उस पर अपना दिल हार जाए। लेकिन इस खूबसूरत चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो कोई और नहीं मैक्स था। वो यहाँ पर ड्रग डील रोकने आया था। उसके साथ वहां कुछ लोग और आए थे, जो यहाँ पर अपना भेष बदलकर घूम रहे थे, क्योंकि अगर वहां किसी भी को उनके बारे में पता चल गया तो दुश्मन चौकन्ना हो जाएगा। वही बीच स्टेज पर जहां पर सभी लोग डांस कर रहे थे, उनके बीच में एक लड़की जिसने गोल्डन कलर की वन पीस वहां रखी थी, जो उसके थाई के ऊपर तक आ रही थी, जिसमें हिट और सेक्सी लग रही थी। वहां कई लोग उसे अपनी लस्ट भरी नजरों से देख रहे थे। वहां कई लोग उसे अपना बनाना चाहते थे, लेकिन वो बस सोच ही सकते थे, क्योंकि वो दिखने में जितनी सुंदर थी वो उतनी ही खतरनाक भी थी। जिसे खुलकर अपनी जिंदगी जीना पसंद था, को फुल मजे से डांस कर रही थी, जैसे उसे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं। ये लड़की कोई और नहीं रीटा थी, जो अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने आई थी। वो डांस कर रही थी, वही दूर से कोई अपनी जल्दी निगाहों से उसे ना जाने कब से घूरे जा रहा था। रीटा को देखते हुए उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। फिर वो एक वेटर को अपने पास बुलाकर उसे कुछ पैसे देते हुए रीटा को तरफ इशारा करता है और अपनी पॉकेट से कुछ पाउडर सा निकालकर उसे रीटा की वाइन में मिला दिया और उसे रीटा के पास भेज दिया। रीटा जो डांस करने में बिजी थी, उसे अब प्यास लगने लगी थी, इसलिए वो बार की तरफ बढ़ने लगी। वो अभी पहुंची ही थी कि तभी एक वेटर आकर रीटा को वाइन देते हुए अदब से बोला, मैम इसे आपके लिए उन्होंने ने भिजवाया है। रीटा एक नज़र अपने पीछे खड़े आदमी को देखती है, जो वही था जिससे रीटा एयरपोर्ट के बाहर मिली थी। उसे देखकर रीटा ड्रिंक लेकर उसे पी लेती है और दोबारा से डांस करने लगती है। मीरा डांस कर रही थी, लेकिन उसकी नज़र सामने थी, जहां पर मैक्स बैठा हुआ था। मैक्स जहां पर बैठा था वहां का उजाला कम था, इसलिए उसे मैक्स का चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा था, लेकिन वो उसे जाना पहचाना लग रहा था। रीटा उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती है और दोबारा से डांस करने लगती है। तभी डांस करते करते हुए उसे अपने शरीर में अचानक से गर्मी का एहसास होता है। उसका सर घूमने लगा था। रीटा रुककर अपने सर पर हाथ रखकर खुद से कहती है, आह ये मुझे क्या हो रहा है, अचानक से मेरा सर दर्द क्यों से रहा है, और ऊपर से ये गर्मी। इतना कहकर रीटा बिना किसी से कुछ बोले बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वहीं कोई था जो उसे देख रहा था। रीटा को देखकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। वो रीटा को देखते हुए खुद से बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें गेम खेलने का, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। आज तेरे जी खेलने का पूरा भूत न उतार दिया तो मेरा नाम भी गगन अवस्थी नहीं। उसके चेहरे पर घटिया मुस्कान थी। फिर वो उसी वेटर को इशारा करता है जिसने रीटा को ड्रिंक दिया था, जिसका इशारा मिलते ही दोनों इसके पीछे चले गए। लेकिन वो दोनों आगे होने वाले कांड से अनजान थे। मैक्स बैठा चारों तरफ अपनी नजर रखे हुए था। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है, जिससे बात करने के बाद वो वहां से उठकर चला जाता है। रीटा अभी बाथरूम के पास पहुंची थी कि तभी गगन उसके पास आ जाता है। वो जाकर रीटा के सामने खड़े होते हुए उससे कहता है, आर यू फाइन बेबी, व्हाट कैन आई हेल्प यू।
इतना कहकर वो रीटा को छूने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर घिनौनी हंसी थी। इससे पहले वो रीटा को छू भी पाता, रीटा उसका हाथ खुद से दूर झटक देती है और अपनी बंद होती आंखों को खोलकर गुस्से में गगन को अपनी एक उंगली दिखाते हुए कहती है, यूं हिम्मत भी मत करना मुझे छूने की, वरना जान से जाओगे। रीटा की बात सुनकर गगन अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर हंसते हुए कहता है, साली की रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इतना कहकर वो गुस्से में रीटा के बाल पीछे से पकड़ लेता है और उसका सर ऊपर करके अपने दांत पीसते हुए कहता है, आज मैं तेरी सारी अकड़ निकलूंगा और तुझे जीने लायक तक छोड़ूंगा। ऐसे जगह भेजूंगा तुझे जहां से तू घुट घुट कर मरेगी, लेकिन वहां से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। गगन रीटा को अपनी लाल हो चुकी आंखों से देख रहा था। वहीं रीटा की आंखें इस वक्त आग उगल रही थी, जिससे वो गगन को जला देना चाहती थी। गगन अपने साथ आए वेटर की तरफ देखकर गुस्से में कहता है, वहां खड़े खड़े तामसा क्या देख रहे हो, आकर मेरी मदद करो साली को लेकर चलने में। जिसे सुनकर उनके साथ खड़ा आदमी डरकर आगे आया। वो जैसे ही रीटा को पकड़ने वाला था, रीटा ने एक जोरदार लात उसके प्रिवेट पार्ट पर दे मारा, जिसके लगते ही वो आदमी दर्द से करा उठा और वहां पकड़कर फर्श पर ही बैठ गया। जिसे देखकर गगन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसे एक तमाचा जड़ देता है, जिससे रीटा के मुंह के कोने से हल्का खून आने लगा था। वो दोबारा से रीटा को पकड़कर उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाने की कोशिश करता है। वो रीटा को लेकर अभी एक कमरे के सामने खड़ा था। रीटा, जो इस वक्त खुद के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं थी, उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। उसे देखकर ही कोई बता सकता था कि उसे कोई नशीली दवा दी गई है। रीटा पसीने से भीग चुकी थी, लेकिन अभी भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो खुद को गगन से छुड़वाने की कोशिश करती है। तभी उनके पास से एक हट्टा कट्टा हैंडसम आदमी गुजरता है। जैसे ही रीटा की नजर उस आदमी पर पड़ती है तो उसे खुद को बचाने के लिए एक आखिरी उम्मीद की किरण दिखती है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर गगन से अपना हाथ छुड़ाकर उस आदमी की पीठ सर जाकर चिपक जाती है। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जो अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहती है, प्लीज हेल्प मी। रीटा की ऐसी हालत देखकर वो आदमी अपना सर पीछे करने रीटा को देखता है, जिसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। लेकिन फिर भी उसे उस लड़की के साथ अजीब सा फील जो रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ये कोई और नहीं मैक्स था, जो यहां से गुजर रहा था। उसने जब रीटा को देखा तो उसे लगा कि कोई लड़की ज्यादा ड्रिंक करके बैठी है, लेकिन जब उसने उसकी बात सुनी तो इसके कदम वहीं रुक गया। वो पलटकर अपने सामने खड़े गगन को देखता है, जो इस वक्त मैक्स और रीता को देख रहा था, क्योंकि रीता इस वक्त किसी दूसरे आदमी से चिपकी हुई थी। ये देखकर उसका पर हाई हो गया। वो गुस्से में मैक्स को देखकर कहता है, ए चुपचाप इस लड़की को मेरे हवाले कर और निकल यहां से। जिसे सुनकर मैक्स एक नजर गगन को देखता है, जो कि शक्ल से ही घटिया और निहायती लग रहा था। मैक्स ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपनी कोल्ड आवाज में बोला, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो। मैक्स ये कहते हुए खुद से चिपकी रीटा को देख रहा था, जो इस वक्त उसकी चेस्ट पर आ चुकी थी और बिल्कुल छिपकली की तरह उससे चिपक कर खड़ी थी, क्योंकि इसे मैक्स के सीने में ठंडक मिल रही थी। वही गगन मैक्स को गुस्से में देखते हुए कहता है, लगता है तू मुझे जानता नहीं, इसलिए मुझसे ऐसी बात कर रहा है। जिसे सुनकर मैक्स की भौहें तन गई। वो बोला, तेरा तो पता नहीं, लेकिन शायद तू मुझे नहीं जानता, इसलिए मुहासे उलझ रहा है। मैक्स की बात सुनकर गगन तंज भरी मुस्कान हंसते हुए कहता है, अच्छा कौन है तू। गगन का इतना कहना था कि मैक्स के चेहरे पर खतरनाक वाली मुस्कान आ गई। वो गगन को देखते हुए अपने कान में लगे ब्लूटूथ पर बस इतना कहता है, कम। उसका इतना कहना था कि 5 सेकंड के अंदर अपने हाथ में हथियार लिए कई सारे काले कपड़े पहने गार्ड्स आकर उनको घेर कर खड़े हो गए। सभी की गन गगन पर तनी हुई थी, जिसे देखते ही गगन की तो जैसे सांसें ही रुक गई। उसका चेहरा डर से काला पड़ चुका था। वो बस अपने सामने खड़े आदमियों को देख रहा था, जिन पर हेल क्वीन का लोगो था। जिसे देखते ही गगन की आंखें हैरानी और डर से बड़ी हो गई। वो हकलाते हुए बोला, है हेल क्वीन के गार्ड्स। उसके बाद वो मैक्स को देखता है, जिससे रीटा अभी भी चिपकी हुई थी, जो जल्दी से मैक्स से माफी मांगते हुए कहता है, सर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। जैसे बिजनेस के मामले में जोया ऐश्वर्या की परछाई के नाम से जानी जाती है, वैसे ही अंडरवर्ल्ड में मैक्स को मौत का सौदागर कहा जाता है, जो किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। गगन को देखते हुए मैक्स गुस्से में कहता है, तुझ जैसे कमीने की सजा बस मौत है, जो दूसरों की जिंदगी से बस खेलना जानते हैं। अभी अगर मैं नहीं आता तो तू इस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देता। मैक्स काफी गुस्से में था। वो गगन को वहां से ले जाने का इशारा करता है। कुछ गार्ड्स गगन को लेकर चले गए, लेकिन अभी कुछ उसके पास थे। जब वो रीटा को मैक्स के सीने में चिपके देखते हैं तो कहते हैं, सर इसका क्या करें। मैक्स एक नजर रीटा को देखता है, फिर कहता है, तुम जाकर प्लान को एक्सीक्यूट करो और मुझे खबर दो। मैक्स की बात सुनकर सभी वहां से चले गए, क्योंकि ऐश्वर्या के बाद दूसरा मैक्स था जिसकी बात वहां सभी मानते थे। वो जोया की बात भी मानते थे, लेकिन कार्तिक इन सब से दूर रहता था। वो बस बिजनेस में अपना ध्यान देता है। ऐसा नहीं था कि उसे इन सब से डर लगता था, लेकिन उसे ये सब पसंद नहीं था। मैक्स एक नजर रीटा को देखता है,
फिर गहरी सांस लेकर वो वही एक रूम बुक करके रीटा को लेकर रूम में चला जाता है। रीटा को बेड कर लेटने के बाद मैक्स खड़ा होता है। वो जैसे ही जाने को होता है कि रीटा उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी मदहोश करने वाली आवाज में कहता है, प्लीज हेल्प मी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरा शरीर तप रहा है। रीटा की बात सुनकर मैक्स समझ गया कि जरूर इसे ड्रग्स का है डोज दिया गया है। वो पलटकर रीटा का चेहरा देखता है तो देखकर शौक रह जाता है। मैक्स खुद से बोला, ये वो वही चोरनी है जिसने मेरा सामान चुराया था। उसे रीटा के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त रीटा इस हालत में नहीं थी कि वो मैक्स से बात करे या मैक्स उसे कुछ कहे। मैक्स बोला, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूं। इतना कहकर वो अपना हाथ छुड़ाकर फोन करने के लिए पीछे मुड़ता ही है कि रीटा पीछे से उठकर उसकी पीठ से चिपक जाती है। वो कहती है, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी बॉडी बहुत ठंडी है, प्लीज हेल्प मी। इतना कहकर वो अपने दोनों हाथ मैक्स की कमर और कस देती है, जैसे उसके छोड़ने से वो कहीं भाग जाएगा। वो इससे पहले कुछ करता रीता पीछे पलटी और मैक्स के होठों पर अपने होठ रखकर उसे पैशनेटली किस करने लगी। हालांकि उसे किस करना नहीं आता था, वो बस उसके होठों पर काट रही थी, जिससे मैक्स को दर्द हो रहा था। अब वो भी अपना कंट्रोल खोते जा रहा था, लेकिन वो अपनी हद जनता था, इसलिए वो रीटा को उसके कंधे से पकड़कर खुद से दूर करते हुए कहता है, तुम संभालो खुद को, वरना कल बस पछताती रह जाओगी, फिर मुझे दोष मत देना। लेकिन रीता को उसकी बातों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोबारा से उसके होठों पर होठ रख उसे चूमने लगती है। रीटा के ऐसा करते ही सोम की मुठ्ठियां कस गई। सोम ने आज तक किसी भी लड़की को अपने करीब तक आने नहीं दिया था। शायद इसका कारण ये था कि उसे लड़कियों पर भरोसा नहीं था। सोम की आंखें फटी रह गई जब रीटा ने उसे किस किया। ये सोम की पहली किस थी। ये याद आते ही सोम को गुस्सा आता है। वो रीटा को खुद से दूर धक्का देकर कहता है, अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो रुक जाओ। लेकिन रीटा को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसे बस सोम से प्यार करना था, इसलिए वो दोबारा से सोम के करीब जाकर उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे ब्लॉक कर देती है और उसे चूमने लगती है। सोम इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी बॉडी ने भी उसका साथ देना छोड़ दिया था। उसका अपनी बॉडी पर से कंट्रोल खो रहा था, जिसके कारण सोम जल्दी से जाकर रीटा को बेड पर पटकता है और खुद उसके ऊपर आकर उसके होठों को शिद्दत से चूमने लगता है। रीटा भी इसका विरोध नहीं कर रही थी, बल्कि वो उसका हाथ दे रही थी। कुछ ही देर में कपड़े बेड के नीचे पड़े थे और दोनों एक दूसरे की बॉडी पर अपने हाथ फिरा रहे थे। मैक्स की रीटा की ब्रेस्ट को प्रेस कर रहा था, वही रीटा की आंखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। जब मैक्स से और बर्दाश्त नहीं होता तो वो एक बार फिर से रीटा को देखता है, जिसका चेहरा ड्रग्स के कारण लाल पड़ चुका था। उसकी आंखें बंद थी और वो मैक्स को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। उसके रुक जाने से रीटा अपनी आंखें खोलकर मैक्स को देखती है। मैक्स एक बार फिर से रीटा को सोचने का कहता है, लेकिन रीटा मना करते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख देती है, जिसके साथ मैक्स भी उसे किस करने लगता है। इसी के साथ वो उसके पेट पर अपने हाथ फिरा रहा था, जिससे रीटा सिहर रही थी। तभी मैक्स उसके अंदर एंटर करता है, जिससे रीटा की चीख निकल जाती है, लेकिन रीटा की चीख उसके मुंह में ही रह जाती है। रीटा को दर्द हो रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, जिसे देख मैक्स थोड़ी देर रुक गया। जब रीटा थोड़ी शांत हुई तो मैक्स उससे दोबारा पूछता है, क्या मैं कंटिन्यू रखूं? जिस पर रीटा अपना सर हाँ में हिला देती है। वो इस वक्त अपने होश में नहीं थी, लेकिन उसका दिल बस मैक्स को चाहता था। मैक्स भी रीटा की बात मानकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। शुरू शुरू में तो वो जेंटल था, लेकिन समय का साथ वो वाइल्ड हो गया। अब रीटा की चीख पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो पसीने से लथपथ हो चुकी थी। लगभग 1 घंटे में रीटा सेटिस्फाई हो चुकी थी। तो वो कराहते हुए मैक्स से रुकने का कहती है, क्योंकि अब उसे दर्द हो रहा था। लेकिन मैक्स इसके माथे पर किस करके कहता है, सॉरी बेबी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। इतना कहकर वो रीटा के दोनों ब्रेस्ट को अपने हाथ से मसलते हुए इसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अब रीटा की हालत खराब हो चुकी थी। उसके हाथ मैक्स के बालों पर थे। वो उन्हें खींचते हुए बोली, प्लीज स्टॉप इट, मुझे दर्द हो रहा है। मैक्स बोला, नहीं, लेकिन मैं उसे धीमे करने की कोशिश करूंगा। इतना कहकर रीटा के होठों पर लाइट किस करता है और दोबारा से शुरू हो जाता है। मैक्स ने पूरी रात रीटा को परेशान किया था। वो सुबह रुका, उसने देखा रीटा की आंखें बंद थी। वो सोते हुए खूबसूरत लग रही थी। रीटा को एक नजर देखने के बाद मैक्स खुद से बोला, आज से तुम पर सिर्फ मेरा हक है। इतना कहकर वो मुस्कुराया और रीटा के शरीर में अपने द्वारा छोड़े लव बाइट के देखने लगा। मैक्स उठकर खड़ा हुआ और बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आता है। इस वक्त उसकी कमर पर एक टॉवल थी, इसके बालों से हल्का पानी टपक रहा था। मैक्स झुककर रीटा के माथे पर किस करता है और उसके बगल में रखे अपने फोन की उठाकर किसी को कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर कॉल काट देता है और रीटा के साथ ब्लैंकेट में घुसकर उसे अपने आप से चिपकाकर सो जाता है। दूसरी ओर दिल्ली में ऐश्वर्या और जोया दोनों ही अपनी मीटिंग खत्म करके अपने अपने रूम में वापस आ गई थी। दोनों ही थक गई थी। जोया ऐश्वर्या को देखते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है हमें ये डील करनी चाहिए? जिस पर ऐश्वर्या कहती है हाँ, जिसे सुनकर जोया कुछ नहीं कहती।
क्योंकि वो जानती थी कि वो जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। यही सोचकर जोया निस्फिक्र थी। तभी ऐश्वर्या कुछ सोचकर जोया से पूछती है, मैक्स से तुम्हारी बात हुई? जिस पर जोया अपना सरनामे हिला देती है। दोनों अभी बातें कर ही रही थी कि तभी उन्हें अपने अपने कमरे से पानी गिरने की आवाज आई। जैसे ही दोनों जाकर वहां देखती है, उनके होश उड़ जाते हैं। ऐश्वर्या जैसे ही अपने कदम वहां से जाने के लिए मोड़ती है कि तभी एकदम से कमरे का दरवाजा खुलता है और उनसे दो मजबूत हाथ ऐश्वर्या को कमरे के अंदर खींच लेते हैं और इसके फौरन बाद दरवाजा दोबारा से बंद हो जाता है। ये सब इतनी जल्दी में हुए था कि ऐश्वर्या को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। ऐश्वर्या का दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था जैसे वो अभी निकलकर बाहर आ जाएगा। कमरे में अंधेरा था, जिस वजह से उसे कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। उसे बस अपने सामने दो नीली आंखें दिख रही थी जिनमें चमक थी। ऐश्वर्या इन आंखों को अच्छे से पहचानती थी। एकांश कोई नहीं एकांश था। ऐश्वर्या हैरानी और शर्म के मिले जुले भाव से उन्हें देख रही थी। इस वक्त एकांश का हाथ ऐश्वर्या की कमर पर तो उसका दूसरा हाथ ऐश्वर्या की पीठ और था। वहीं ऐश्वर्या एकांश से दूर होने की कोशिश कर रही थी। ऐश्वर्या बोली, एकांश ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए हमें। ऐश्वर्या की आवाज धीमी थी, जिसे सुनकर एकांश के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। इसलिए वो ऐश्वर्या को परेशान करने के लिए उसके कान के पास झुककर अपनी सेडेक्टिव आवाज में कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है जान, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और पूरी रात भी तो बाकी है ना। इतना कहकर वो ऐश्वर्या के ईयरलोब पर बाइट कर लेता है। एकांश के ऐसा करने से ऐश्वर्या के मुंह से आह निकल गई। ऐश्वर्या की आंखें बंद थी और वो एकांश से दूर होने की कोशिश कर रही थी। ऐश्वर्या अपने दोनों हाथों को एकांश से सीने पर रखकर उसे धक्का देती है, लेकिन शायद ही एकांश पर उसका असर हो। एकांश अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पाता। आखिर में थक हार कर ऐश्वर्या गुस्से में एकांश को देखती है, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ऐश्वर्या चिढ़कर एकांश से बोली, तुम चाहते क्या हो? एकांश बोला, तुम्हें आई वॉन्ट ईट यू। एकांश की बात सुनते ही ऐश्वर्या का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। ऐश्वर्या को ऐसे शर्माते देख एकांश उसका चेहरा अपने दोनों हाथ से पकड़कर उसे देखता है। एकांश उसके होठों की तरफ झुकने लगा। वहीं ये देख ऐश्वर्या अपनी आंखें कसके बंद कर लेती है। तभी एकांश उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगता है। हालांकि ये सब ऐश्वर्या के साथ पहले भी हो चुका था, लेकिन फिर भी वो एकांश के छूने मात्र से शर्म से पानी पानी हो जाती थी और ऐश्वर्या की यही बात एकांश को उसका दीवाना बनाती थी। एकांश ऐश्वर्या को पूरे पैशन के साथ किस कर रहा था। वो कभी उसके लोअर लिप को किस करता तो कभी उसके ऊपर के होठों पर किस और बाइट करता। ऐश्वर्या एकांश के छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एकांश ने उसके दोनों हाथ को ऊपर दरवाजे से सटा दिया था, जिस वजह से ऐश्वर्या हिल भी नहीं पा रही थी। आखिर में जब ऐश्वर्या को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तब जाकर एकांश उसके होठों को आजाद करता है। एकांश के छोड़ते ही ऐश्वर्या लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने लगी। वहीं एकांश ऐश्वर्या के बालों को उसके कंधे से हटाकर अपने होठ को ऐश्वर्या की गर्दन पर रख देता है और उसे किस और लीक करने लगता है। एकांश की हर एक हरकत से ऐश्वर्या अंदर तक सहर रही थी। उसके मुंह से आह निकल रही थी। एकांश भी ऐश्वर्या की इस हरकत से एक्साइट हो रहा था। वो जल्दी से ऐश्वर्या को अपनी बाहों में उठाता है और उसे बेड पर लाकर आराम से लेटा देता है। वो खड़ा होकर ऐश्वर्या को अपनी इंटेंस नजरों से ऊपर से नीचे तक देख रहा था। आकाश के ऐसा करने से ऐश्वर्या शर्मा रही थी। ऐश्वर्या के गाल सुर्ख लाल हो चुके थे, जिनसे कभी भी खून निकल सकता था। एकांश को देखते हुए ऐश्वर्या कहती है, एकांश प्लीज स्टॉप इट। लेकिन ऐश्वर्या की आवाज में शर्म थी, जिसे सुन एकांश मुस्कुराया और अपनी शर्ट को उतारकर फेंकते हुए बोला, आई कांट स्टॉप इट बिकॉज आई नीड यू वेरी बैडली। इतना कहकर एकांश ऐश्वर्या के ऊपर आ गया और ऐश्वर्या से लिपट कर उसे किस करने लगा। एकांश के ऐसा करने से ऐश्वर्या भी अपना कंट्रोल खो रही थी और वो कराह रही थी। एकांश ऐश्वर्या के कराहने की आवाज सुनकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। अब ऐश्वर्या के सारे कपड़े नीचे फर्श पर बिखरे थे और एकांश ने दोनों को के ऊपर एक ब्लैंकेट डाल ली थी। एकांश झुककर ऐश्वर्या की नाभि में किस करता है, जिसके करते ही ऐश्वर्या की पकड़ एकांश के कंधों पर कस जाती है और कुछ जी देर में एकांश ऐश्वर्या के अंदर एंटर हो चुका था। अब पूरे कमरे में ऐश्वर्या के कराहने की आवाज आ रही थी। वहीं वो पूरी तरह से पसीने से भीग चुकी थी। 3 घंटे बाद ऐश्वर्या पूरी तरह से थक चुकी थी। वहीं एकांश भी उसके ऊपर लेट गया था। एकांश अपनी नजरें उठाकर ऐश्वर्या के चेहरे को देखता है, जहां इस वक्त थकावट साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें बंद थी। ऐश्वर्या को देख एकांश मुस्कुराकर उसके माथे पर किस करता है और बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वो सिंपल लोवर टी शर्ट में बाहर आता है। उसके हाथ में पानी से भरा टब और एक छोटा टॉवल था। एकांश जाकर टब को साइड टेबल में रखकर कपड़े को गीला कर उससे ऐश्वर्या को अच्छी तरह से साफ करता है, क्योंकि ऐश्वर्या की हालत इतनी नहीं थी कि वो खुद को साफ कर सके। उसके बाद एकांश ऐश्वर्या को अपनी व्हाइट शर्ट पहनाता है और उसके बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोया अपने कमरे में पहुंची तो उसने देखा सामने एक आदमी अपनी पीठ किए खड़ा था। उसकी कमर पर एक टॉवल लिपटी थी
और वो अपने दूसरे हाथ में पकड़ी टॉवल से अपने बाल पोंछ रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो अभी अभी नहाकर आया हो। जोया उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। जोया ने उसे देखते हुए अपने मन में कहा, साला इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे कमरे में आकर मेरे ही बाथरूम में नहाकर मेरे ही टॉवल से अपना सर पोंछेगा। आज तो मैं इसकी जान ले लूंगी। जोया अपनी गन लोड कर सामने खड़े आदमी के ऊपर पॉइंट करते हुए बोली, कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जोया की आवाज सुनकर 1 मिनट के लिए वो आदमी रुक गया। कुछ देर तक मूर्ति बने खड़े रहने के बाद भी जब वो कुछ नहीं कहता तो जोया उसे गुस्से में कहती है, अबे बहरे वहरे हो का बे, एक बार का तुमको सुनाई नहीं देता, या अभी 6 की 6 तुम रेस भेजे में उतारे। जोया की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। वही जोया की धमकी का उस आदमी पर कोई असर नहीं पड़ा। वो जोया की बात सुनकर बाद मुस्कुरा रहा था। जब जोया को कोई जवाब नहीं मिलता तो वो गुस्से में चलकर उस आदमी के पास जाती है और जैसे ही वो उसे पलटकर उसके सर से टॉवल को हटाती है, उसे देखती रह जाती है। जोया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। कुछ देर तक सामने खड़े आदमी को देखने के बाद जोया हैरानी भरे भाव से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जोया के ऐसे रिएक्शन देख सामने खड़े शख्स की मुस्कान और बड़ी हो गई। वो जोया को उसकी कमर से पकड़कर खुद से सटाते हुए बोला, वो क्या है ना, मैं अपनी बीवी को बहुत मिस कर था, इसलिए उससे मिलने चला आया। ये कोई और नहीं, देव था। देव को वहां देखकर जोया की खुशी और हैरानी का ठिकाना नहीं था। वो तो बस देव को देखे जा रही थी। तभी देव जोया के होठों की तरफ झुककर अपने होठ उसके होठ पर रख देता है और उसे किस करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। वही देव का एक हाथ जोया के सर के पीछे और दूसरा हाथ उसकी कमर को सहला रहा था। दोनों ही एक दूसरे में सब कुछ भूल चुके थे। किस करने के साथ साथ देव और जोया दूसरे की होठों को काट रहे था, जिस कारण दोनों के होठों से खून निकलने लगा था, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे को ऐसे किस कर रहे थे जैसे बरसों बाद प्यासे को पानी मिला हो। किस करते हुए देव अपनी जीभ जोया के मुंह में डालकर उसके पूरे मुंह को चखता है। दोनों को जीभ आपस में उलझ रही थी। आधे घंटे की लंबी किस के बाद जब दोनों को सांस लेने में तकलीफ हुई तब जाकर वो एक दूसरे से दूर हुए। दोनों के सर एक दूसरे से टिके थे। दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। दोनों की सांसें नॉर्मल हुई तब जोया ने देव को गले लगा लिया और बोली, आई रियली मिसिंग यू वेरी बैडली। जोया की बात सुनकर देव मुस्कुराया और जोया को अपने गले से लगा लिया। दूसरी ओर मुंबई में हर्षिता और हर्षित दोनों इस वक्त अपने मुंबई वाले घर में थे, जहां उनके दोनों के अलावा बस नौकर थे जो घर का काम करते थे। हर्षिता अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठी थी। हर्षित जब कमरे में आया तो वो हर्षिता को देखता है, जिसे देख हर्षित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हर्षित मुस्कुराते हुए चलकर हर्षिता के पास गया और उसके सामने बैठकर बोला, व्हाट इज दिस प्रिंसेस? हर्षित की बात सुनकर हर्षिता उदासी भरे भाव से बोली, हमें सबकी याद आ रही है, हमें अपनी फैमिली से मिलना है। हर्षिता की बात सुनकर हर्षित बोला, ओम ठीक है, तो फिर हम सबसे मिलने चलते हैं। हर्षित की बात सुनकर हर्षिता खुशी से चहकते हुए बोली, सच में? तो हर्षित मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला देता है और कहता है, सच में, लेकिन आप किससे मिलना चाहती है? क्योंकि ऐश्वर्या भाभी और किया दिल्ली में है और माँ बाबा राजस्थान में। हर्षित की बात सुनकर हर्षिता सोच में पड़ गई। उसके लिए ये सोच पाना मुश्किल था, आखिर वो किससे मिले, क्योंकि वो सभी को बराबर मिस कर रही थी। हर्षिता को कंफ्यूज देख हर्षित उसके सर पर हाथ फेर सहलाता है। वो उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। हर्षिता को गहरी सोच में डूबा देख हर्षित उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या हुआ बच्चा? हर्षिता हर्षित के सीने से लगी बोली, हम सोच रहे हैं हम किससे मिलने जाए, क्योंकि हम सबको बराबर मिस कर रहे हैं। कहते हुए हर्षिता ने पाउट बना लिया। वो इस वक्त हर्षित को बहुत क्यूट लग रही थी। हर्षित ने उसके माथे पर किस किया और बोला, आप एक काम करो, आप पहले अच्छे से सोच लो। ओक। हर्षिता भी हर्षित की बात पर हामी भर देती है और हर्षित की बाहों में ही सो जाती है। दूसरी ओर जोया देव की बाहों में लिपटी थी और दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। देव और जोया दोनों एक दूसरे में इस कदर खो चुके थे कि कब उनके सारे कपड़े कब नीचे फर्श पर आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। जोया इस वक्त देव के नीचे थी, उसके हाथ देव के बालों में उलझे थे। दोनों एक दूसरे की दिल की धड़कन महसूस कर रहे थे। जब देव को एहसास हुआ कि जोया सांस नहीं ले पा रही, तब जाकर उसने उसे छोड़ा। अब जोया लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जिससे उसका सीना देव की मजबूत सीने से रब हो रहा था। वही देव उसे अपनी इंटेंस भरी नजरों से देख रहा था। जोया को अपने सामने बिना कपड़ों को देखकर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जोया अपनी आंखें बंद करके खुद को नॉर्मल कर रही थी। तभी देव उसकी गर्दन पर अपने होठ रखकर उसे किस और बाइट करने लगता है। जोया अब खुद को शांत करने के लिए लंबी सांसें ले रही थी। देव का एक हाथ जोया की कमर पर और उसका दूसरा हाथ जोया की ब्रेस्ट पर था, जिसे वो धीमे धीमे मसल रहा था। देव के ऐसा करने से जोया के मुंह से आह निकल गई, जिसे सुन देव और एक्साइटेड होने लगा था। वहीं देव अब जोया को कमर को मसलने लगा था, जिससे चिढ़कर जोया देव से बोली, आह देव प्लीज स्लो। लेकिन देव को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बस जोया को पूरा खा जाना चाहता था।
अब जोया भी एक्साइटेड हो चुकी थी। वो देव को पलटकर उसके ऊपर आ गई और देव के सीने पर किस और बाइट करने लगी। देव बस अपनी खुली आंखों से अपनी जंगली बिल्ली को देख रहा था। आधे घंटे तक एक दूसरे को किस और बाइट करने के बाद देव पलटा और जोया के होठों पर अपने हाथ रखकर उसके अंदर समा गया। उसके ऐसा करते ही जोया की चीख निकल गई। उसकी पकड़ देव के कंधों पर कस गई थी। वो अब अपनी पूरी ताकत से जोया के साथ इंटीमेट हो रहा था। अब जोया थक चुकी थी। वो देव को रुकने की कहती है लेकिन देव उसकी बात नहीं सुनता। रात के 2 बजे वो जोया को छोड़ता है। अब तक जोया पूरी तरह से पसीने से भीग चुकी थी और हाँफ रही थी। वही देव के तौर सेटिस्फैक्शन साफ दिखाई दे रहा था। वो एक बार झुककर जोया के होठ पर लाइट किस करता है और कहता है थैंक यू बेबी। वही जोया उसे गुस्से में घूर कर देख रही थी क्योंकि देव उसके साथ बेड पर बहुत हाश बिहेव करता है। जोया की आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए देव अपने हाथ से जोया की आंखें बंद करते हुए उससे कहता है गुड नाइट बेबी। इतना कहकर वो जोया को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लंदन में मैक्स और रीटा दोनों इस वक्त बिना कपड़ों के एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे। मैक्स रीटा के ऊपर था और उसके हाथ उसकी कमर के चारों तरफ लिपटे हुए थे। कमरे की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। उन दोनों को देखकर लग रहा था उनके बीच वो सब हो चुका है जो शायद नहीं जीना चाहिए था। तभी रीटा नींद में कसमसाती है तो उसे अपने ऊपर कुछ भार सा महसूस होता है। रीटा अपनी आधी आंखें खोलकर सामने देखती है जहां पर मैक्स उसके ऊपर बिना कपड़ों के सो रहा था। मैक्स को अपने देखते ही उसकी सारी नींद तो जैसे कहीं गायब ही हो जाती है। वो एक टक मैक्स को देख रही थी। ना चाहते हुए भी वो मैक्स की तरफ अट्रैक्शन महसूस कर रही थी। वो मैक्स को देख ही रही थी कि तभी मैक्स ने रीटा के ऊपर ही करवट बदली जिससे उन दोनों का नेकेड शरीर एक दूसरे से रगड़ खा गया। जब इसका एहसास रीटा को हुआ तो उसकी बॉडी में जैसे कट सा दौड़ने लगा। वो झटके से मैक्स को अपने ऊपर से धक्का देकर बेड की साइड में गिरा देती है, जिस वजह से मैक्स की नींद भी खुल गई। मैक्स गुस्से में अपना सर उठाकर सामने रीटा को देखता है जो इस वक्त गुस्से में उसे ही घूर रही थी। रीटा को अपनी तरफ यूं गुस्से में देखते देख मैक्स को रात की सारी बातें याद आ गई। वो एक नज़र रीटा को घूर कर देखता है तभी उसकी नज़र रीटा की गर्दन पर बने लव बाइट्स के निशान पर चली जाती है, जिसे देख मैक्स को थोड़ा बुरा लगता है। रीटा अपने आप को ब्लैंकेट में छुपाकर बैठी थी। वो गुस्से में चिल्लाकर बोली यू बास्टर्ड, हु आर यू, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की और मेरे साथ वो सब। कहते कहते रीटा रुक गई और उसकी आंखों से आंसू बह गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।